चलिए हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड आज जो है हमारा फिफ्थ लेक्चर है। एंड फिफ्थ लेक्चर का मतलब होता है इससे पहले हम 1 2 3 करते हुए टोटल 4 लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। एंड वी होप कि उनके नोट्स जो है आपके वेल रिवाइज होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके सॉरी नोट्स आपने पूरे बना रखे होंगे। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी जो होंगे। तो सर हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक जो है हमारे सेशंस के अंदर देखा है कि आपके पास किस तरीके से फ्यूडलिज्म आपके पास यहाँ पे मतलब रोमन एम्पायर का कैसे फॉल होता है। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद में किस तरीके से आपके पास फ्यूडलिज्म आता है। फ्यूडलिज्म के बाद में फ्यूडलिज्म फॉल होता है, चर्च का रोल आपके पास आता है, चर्च राइज करता है। चर्च के राइज करने के बाद वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इंग्लैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन सब की वजह से इंग्लैंड से लोग माइग्रेट करके आपके पास अमेरिका के अंदर जाते हैं ना, लिंकअप हो रहा है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाते हैं। जब नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाते हैं तो वो वहां पे सेटलर्स कहाँ आते हैं। फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट वहां पे 13 कॉलोनीज तक बना लेती है। एंड उसके बाद वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड हमने देखा कि आपके पास बात चली जाती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन तक। ये एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, बट पैरेलली यहाँ पर आपके पास एक और चीज चल रही होती है जिसको हम लोग नेक्स्ट आज के हमारे टॉपिक में कवर करेंगे। एंड दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। करेक्ट, प्लीज टेक इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो है वो पढ़ेंगे। कहाँ पे आया? जी हाँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। यस। सो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज जो हम लोग यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जो स्टार्ट करेंगे। अब देखो चीज हम उनको क्या समझना है ना कि सब कुछ ना ये पैरेलली चल रहा था आपके पास। हम लोगों ने देखा ना कि जैसे आपके पास यहाँ पे यूरोप में परेशान थे लोग, चर्च का राइज था, चर्च के किस तरीके से चर्च प्रॉब्लम क्रिएट करा जा रहा था वहां पे। चर्च आपके पास बिल्कुल वॉयलेंट जो है आपके पास यहाँ पे हो गया था। ये सारी की सारी चीजें आपके पास फ्रेंच में भी चल रही थी। जो कॉलोनीज की रेस, कॉलोनीज बनाने की रेस आपके पास ब्रिटेन कर रहा था, वही कॉलोनीज बनाने की रेस आपके पास यहाँ पे फ्रेंच भी जो है आपके पास कर रहा था। हमने देखा था कि जब अमेरिकन वॉर ऑफ रिवोल्यूशन आपके पास यहाँ पे हुआ तो उसमें अमेरिकन कॉलोनीज जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर ईस्टर्न पोर्ट के पास में आपके पास, ईस्टर्न कोस्ट के पास में आपके पास जो कॉलोनीज थी, उनको ब्रिटेन के अगेंस्ट में जो लड़ाइयां थी उन सब में फ्रेंच ने उनकी हेल्प जो है वो करी थी। एंड जब जब वो हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली वो भी इस आग में झुलसेगा, वो इकोनॉमिक लॉसेस उसको भी होंगे। और जब उसका इकोनॉमिक लॉसेस होंगे तो वो भी उन सब का भार अपने क्या करेगा, अपनी ही जनता के ऊपर करेगा। एंड वो जनता जब परेशान होगी तो वो भी रिवॉल्ट करेगी। एंड आपके पास वहां पे भी क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो होता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से शुरुआत से जो है वो करने की कोशिश करेंगे, शुरुआत से जो है वो समझेंगे बिल्कुल बेसिक पॉइंट से एंड लास्ट तक जो है वो समझेंगे। मैं पूरे टाइम में आपको बहुत सारे कीवर्ड्स बताऊंगा जो कि आपके जब भी आंसर्स आएंगे तब उन आंसर में आपको जहाँ पे लिखते चलना है। तो आज के लेक्चर में आप क्या करोगे, कीवर्ड्स को जो है वो लेते चलना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको अपने आंसर में जो है वो रखना ही रखना है। उनके अलावा आपका आंसर कैसा होता है, बिल्कुल ही अधूरा होता है। यस, क्वेश्चन आएगा बट उस क्वेश्चन को किस तरीके से हमको फ्रेम आउट करके हमारे लिखना है उसको हम लोग आज के सेशन में जो है वो सीखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कंप्लीट स्टोरी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है। करेक्ट, चलिए गाइस। ये कहानी ना आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होती है, अगर मैं इसको समझूं तो 1789 के लगभग में ये आपके पास स्टार्ट होता है ना। इट विल बी स्टार्टिंग विद 1789 और नेपोलियन बोनापार्ट के राइज के ऊपर जो है यहाँ पे आपके पास खत्म होता है। क्लियर? आज का सेशन हम लोग कंप्लीटली नोट्स वाइज देखेंगे। तो ये आपके पास 1789 के लगभग आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होगा। तब धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन जो है जनता का आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होगा। कुछ दिनों तक तो जनता आपके पास सहेगी बट लेटर ऑन ऑब्वियसली लंबे समय तक कोई सह नहीं सकता। एंड फाइनल पे आपके पास पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, सोशल चेंजेस होंगे, एक्सप्लॉइटेशन होगा लोगों का। एंड लास्ट में आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट का जो है आपके पास यहाँ पे राइज जब होता है। तो आज की कहानी मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम लोग 2 पार्ट में देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्यूशन आपके पास किस तरीके से हुआ, कंप्लीट वो रिवॉल्यूशन के क्या क्या उस कोर्स आपके पास रहा। एंड लास्ट में आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट का राइज आपके पास यहाँ पे किस किस तरीके से वो होता है। तो हमको क्या क्या चीजें समझनी है, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कॉजेस, कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आपके पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे होगा। एंड कॉजेस को समझने से पहले हमको वहां का ऑब्वियसली सोसाइटल स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे किस तरीके से है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे किस तरीके से है, वो सब कुछ ही जब हम समझेंगे तब कहीं जाकर के हमको कॉजेस समझ में आते हैं। तो कॉजेस समझते हैं एंड कॉजेस के बाद में हमको कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो देखना पड़ता है कि इस पूरे रिवॉल्यूशन का कोर्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या चीजें जो है वो रही होगी। सो आई होप यू पीपल आर रेडी फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टॉपिक। यस गाइस, कम ऑन, रेडी? यस, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। रेडी? क्या होगा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको उस टाइम के फ्रेंच को समझना होगा, फ्रांस को समझना होगा कि वहां की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, वहां की सोसाइटल कंडीशन क्या थी, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी।
किस तरीके से लोग वहां पे रह रहे थे। ठीक है, अगर मोनार्कियल स्टेट था तो वो फ्यूडल स्टेट था, तो वो किस तरीके से आपके पास वहां पे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। जब आप वो सब समझेंगे तब हम कहीं पे जाकर के कॉजेस के ऊपर जाएंगे कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से आपके पास रिवॉल्यूशन जो है वो होगा। एंड जब कारण समझ में आ जाएंगे तो फिर रिवॉल्यूशन कराएंगे। एंड फिर हमको देखना होगा कि कोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे क्या जो है वो रहता है। करेक्ट। यस। ये सारी चीजें जो है हमको यहाँ पे देखनी होती है। चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। तो सबसे पहले ना हमको समझना है कि सर फ्रांस ना आपके पास यहाँ पे उस टाइम में था कैसा, क्या चीज, कि फ्रांस ना सर आपके पास उस टाइम में जो है वो आपके पास था किस तरीके से। तो अगर आप फ्रांस को हम लोग यहाँ पे उस टाइम में देखते हैं तो यूरोप में आपके पास देखते हो ना, तो वेल्थ जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रही थी। एंड उस टाइम में आपके पास यहाँ पे राजा होते हैं लुइस 14th। बट आप देख रहे हो वेल्थ भले ही आपके पास यहाँ पे बढ़ रही हो, बट अगर हम लोग ओवरऑल देश को जो अगर देखते हैं तो वो सोशली आपके पास बैकवर्ड जा रहा था। एंड पॉलिटिकली भी आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड जो है वो जा रहा था। अब देखो सोशली बैकवर्ड जाने के पीछे रीजन क्या है एंड पॉलिटिकली बैकवर्ड जाने के पीछे रीजन क्या है। अगर मैं पॉलिटिकली बैकवर्डनेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको उसका सिस्टम समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ का सिस्टम कैसा चलता था। यहाँ का सिस्टम चलता था एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या चलती थी आपके पास यहाँ पे, एब्सोल्यूट मोनार्की। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में एक एक कीवर्ड लिखते चलेंगे, एक एक कीवर्ड लिखते चलेंगे। क्या चीज चलती थी आपके पास यहाँ पे, एब्सोल्यूट मोनार्की। यस, एब्सोल्यूट मोनार्की जो है हमारे पास यहाँ पे चलती थी, एब्सोल्यूट मोनार्की आपके पास यहाँ पे चलती थी। यस, वी हैड एब्सोल्यूट मोनार्की। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, यहाँ तक। हाँ जी, एब्सोल्यूट मोनार्की जो है हमारे पास यहाँ पे चलती थी, एब्सोल्यूट मोनार्की। किंग जो आपके पास होता था, किंग को समझा था कि डाइवाइन राइट ऑफ किंग है ना, कि किंग जो कहेगा वही आपके पास यहाँ पे चलेगा। किंग जो कह दे वही चीजें आपके पास यहाँ पे होगी। किंग की वर्ड्स बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह जो है आपके पास यहाँ पे जो वो लिए जाएंगे। सो राजा कैसा होता था, राजा वही जो हमने देखा था ना कि कभी कभी तो लगता है कि अपुरुष भगवान है, या अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कंसेप्ट था, वही चीज ना आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती थी। भगवान की तरह जो है वो राजा को माना जाता था। एंड किंग बोलता था कि भाई जो मैं कहूंगा वही चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती रहेगी। दूसरी चीज अगर मैं सोसाइटी को देखूं तो सोसाइटी यहाँ पर आपके पास तीन पार्ट में ना बटी हुई होती है, तीन पार्ट में प्लीज समझना। एक आपके पास होता है क्लर्जी, ये प्लीज नाम याद रखना, पूरे लेक्चर में हमारे पास ये काम आएंगे। एक क्लर्जी आपके पास होता है, दूसरे आपके पास नोबल्स होते हैं, एंड थर्ड आपके पास होते हैं पीजेंट्स। क्लर्जी कौन होंगे, हु प्रे। नोबल्स कौन होते हैं, हु फाइट। एंड पीजेंट्स कौन होते हैं, वो आपके पास यहाँ पे वर्क जो है वो करते हैं। क्लर्जी, नोबल्स एंड पीजेंट्स, क्लर्जी, नोबल्स एंड पीजेंट्स। अब समझना क्या चीज है। देखो पॉलिटिकली आपके पास क्या चल रहा है, पॉलिटिकली आपके पास हमने ये देखा कि राह पे मोनार्की सिस्टम चल रहा है। एंड मोनार्की सिस्टम में हमने आगे देखा है कि किस तरीके से मोनार्की सिस्टम आपके पास फ्यूडलिज्म के अंदर कन्वर्ट होता है। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने समझ रखा है ना कि हाउ मोनार्की सिस्टम कन्वर्ट्स इनटू अ फ्यूडल सिस्टम। एंड अगर हम सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी आपके पास यहाँ पे तीन पार्ट में जो है वो बटी हुई है। किस किस में, सबसे पहले आपके पास होता है क्लर्जी, प्लीज लिख दो। पहला कौन सा है, सबसे पहले आपके पास होता है क्लर्जी सिस्टम। यस, क्लर्जी। जो ये राजा वगैरह लोग जो है आपके पास यहाँ पे होता है वो सारे क्लर्जी आपके पास यहाँ पे होता है। सेकंड कौन से होते हैं, नोबल्स। यहाँ पे सेकंड विल बी नोबल्स, सेकंड विल बी नोबल्स। एंड थर्ड आपके पास ये वर्क क्लास आपके पास सोसाइटी जो है वो आती है, पीजेंट्स वगैरह ये सारे आपके पास आता है। ठीक है, इन सब में बटा हुआ है। अब ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि मोनार्की जो सिस्टम है वो तो फ्यूडलिज्म में की तरफ चला जाएगा आपके पास, और ये जो सोसाइटी है ना इसका एक्सप्लॉइटेशन होगा। एंड इस सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन आपके पास होता है एक तरफा। ठीक है, सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन होता है एक तरफा। देखो क्या होता है कि फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिकन रिवोल्यूशन में और इन सब में पार्ट लेगी। इन सब में ह्यूज लॉसेस आपके पास यहाँ पे होता है। वॉर के लिए आपको पैसा चाहिए। प्लस आपने देखा ना कि राजा भी आपके पास कैसे यहाँ पे जीता है, राजा अपने पास यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि कंसेप्ट के अंदर जीता है। तो उसको इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा कैसे आता है, वो पैसा ऑब्वियसली आता है आपके पास टैक्सेशन से। एंड अब यहाँ पे ना सोसाइटी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इनका, क्लर्जी का, नोबल्स का एंड पीजेंट्स का, यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक चीज यहीं पे अपने पॉइंट में अपने दिमाग में बिठा लेना कि टैक्सेशन को लेके यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि नोबल्स को, सिंपल याद रखना ये मेन पॉइंट यहाँ पे, नोबल्स को एंड क्लर्जी को, इन दोनों को टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया जाता है। इन दोनों को कोई टैक्सेस नहीं देना, इन दोनों को कोई टैक्सेस नहीं देने होते हैं। और सारे के सारे टैक्सेस किससे लिए जाएंगे, तो टैक्स का पूरा बर्डन जो है वर्किंग क्लास लोगों के ऊपर आता है। टैक्स का पूरा बर्डन जो है वो वर्किंग क्लास लोगों के ऊपर आता है। तो पहले जब तक इंसान भोला भाला था तब तक तो वो उसे सहन कर लेगा। बट जैसे जैसे फिर लोग यहाँ पे एनलाइटन होंगे, जैसे जैसे लोगों के पास एजुकेशन आएगी, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे भी सोशल थिंकर्स आपके पास आएंगे, जैसे जैसे वो उनकी आंखें खोलेंगे ना, रेनेसो वाली चीजें यहाँ पे भी होगी, तो उनकी आंखें खुलेगी और फिर वो कहेंगे कि हम ही क्यों। यस, फिर वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि हम ही क्यों, मैं जो है वो क्यों दूं। यस, वाई मी। क्लियर, इनसे भी लो टैक्स। और तब वहां पे क्या होगा, तब वो लोग बोलेंगे हम क्यों दें, हमें तो देने की आदत ही नहीं है, हम क्यों दें, है ना, जिससे जिसने आज तक पैसा दिया नहीं,
उसे पैसा भी छूटता नहीं है। तो फिर वहां पर आपके पास क्या होगा, रिवोल्यूशन आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें होगी, तब इनमें लड़ाइयाँ होगी, पढ़ाइयाँ होगी, और बहुत मजा आता है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। सो देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो इस तरीके से आपके पास होती हैं। सो आई होप, आई गेस ये वाली स्लाइड आपको याद हो गई होगी कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे राजा कौन होता है, लुइस 14 आपके पास यहाँ पे राजा होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सोसाइटी के अंदर आपके पास क्या है सर, तीन सिस्टम आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। सोसाइटी आपके पास यहाँ पे फ्यूडल क्लास है, एक आपके पास क्लर्जी है, एक तरीके आपके पास नोबल्स होते हैं, और एक आपके पास पीजेंट्स होते हैं। एंड सर आपने मेरे को ये चीज बता दी है कि जो सारा का सारा टैक्स का भार है वो किसके ऊपर आएगा। सर सारा का सारा टैक्स का भार आएगा सिर्फ और सिर्फ पीजेंट या फिर जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, जो बिल्कुल तबके हुए लोग, दबे हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर आता है। और ये दोनों क्या करते हैं सर, ये दोनों करते हैं कैरम रमवानू, जूस पीवानू एंड मज्जानी लाइफ। क्या करते हैं सर, ये दोनों करते हैं कैरम रमवानू, जूस पीवानू एंड मज्जानी लाइफ। इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे बैठे मजे करना जो है वो होता है सर। पॉलिटिकल सिस्टम में अगर अंदर देखें तो सर मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे चलती थी। एंड राजा खुद को क्या समझता था, राजा कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मेरे पास डाइवाइन राइट्स हैं, मेरे पास डाइवाइन राइट्स हैं। आई होप यहां तक जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे समझूं कि सर कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज जो है वो क्या रहे होंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे सोसाइटी को अगर मैंने समझ लिया है, तो अब मैं ना यहाँ पे कॉजेज को भी समझ सकता हूँ। जब हम भी हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज का क्वेश्चन आएगा, तो हमको मेजर चार कॉजेज जो है वो बताना है। सबसे पहला कि सर सोशल कॉजेज आपके पास यहाँ पे क्या रहेंगे, फिर हमको पॉलिटिकल कॉजेज को बताना है, एंड देन हमको वहां पे बताना है इकोनॉमिक कॉजेज को। एंड उसके साथ साथ लास्ट में हम देखेंगे कि सर यहाँ पे बहुत सारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स भी आएंगे, और वो थिंकर्स लोगों को बताएंगे कि जागो मोहन प्यारे, देखो तुम्हारे साथ कितना गलत जो है वो हो रहा है। तो ये रोल ऑफ थिंकर्स भी जो है हमको यहाँ पे बताना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब पॉइंट्स यहाँ पे बताएंगे। यस, एक एक पॉइंट तो हमने देख लिया है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमको इनके सब पॉइंट्स भी जो है वो बताने होते हैं। जैसे सर सोसाइटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सोसाइटी आपके पास यहाँ पे कैसी हो रखी है। यस, अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी आपके पास यहाँ पे कैसी हो रखी है सर, सोसाइटी में हमारे पास यहाँ पे चलता है फ्यूडल सिस्टम। सबसे पहली बात आपको फ्यूडल सिस्टम बताना है। एंड बाकी सारी चीजें भूल जाओ, मगर ये थ्री स्टेट वाला नहीं नहीं भूलना है। थ्री स्टेट, ये जो हमने सोसाइटी के अंदर तीन चीजें आपने देखी थी कि सर एक क्लर्जी आपके पास होता है, फिर आपके पास नोबल्स होते हैं, एंड फिर आपके पास वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, पीजेंट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। ये आपके पास होता है थ्री स्टेट सिस्टम। यहाँ पे ना थ्री स्टेट, और इस थ्री स्टेट सिस्टम में ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ये थ्री स्टेट अगर आपने अपने आंसर के अंदर मेंशन नहीं किया, तो मान के चलना आपके आधे नंबर तो वहीं कट गए, आपके आधे नंबर तो वहीं कट गए। तो सोशल कॉजेस के अंदर आपको लिखना है कि सर एब्सोल्यूट मोनार्की चलती थी, मोनार्की फिर धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वहां की जो सोसाइटी चलती थी वो तीन स्टेट में चलती थी, थ्री स्टेट्स वहां पे थे। थ्री स्टेट्स क्या क्या मतलब, थ्री स्टेट्स का मतलब सर एक तो क्लर्जी होगा, उसके बाद एक आपके पास यहाँ पे होंगे नोबल्स होंगे, एक आपके पास यहाँ पे होते हैं पीजेंट्स, क्या जिसको वर्किंग क्लास लोग हम लोग बोलते हैं। जो क्लर्जी एंड नोबल्स हैं इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है, एंड सारा का सारा टैक्स का भार किसके ऊपर आता है, तो पीजेंट्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे आता है। फिर आप देखते हो अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ऑब्वियसली क्लर्जी एंड नोबल्स के पास में सारे के सारे एक्सेस रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। एंड जो पीजेंट्स वगैरह हो वो तो सिंपल आपके पास क्या करते हैं, काम जो है यहाँ पर आपके पास करते हैं। आई होप जिन लोगों ने पीएसआईआर की क्लासेस ले रखी है उनको समझ में आएगा कि सर ऑब्वियसली अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हैव एंड हैव नॉट्स का क्रिएशन आपके पास यहाँ पे होगा। फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते हैं आपको टैक्सेशन सिस्टम में, एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास का भी रोल आपको यहाँ पे बाद में देखने को जो है मिलता है। फिर अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ आऊं, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपके पास यहाँ पे होता है। सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हुआ, भाई हमने देखा तो था सबसे पहले क्या चीज के, एब्सोल्यूट मोनार्की आपके पास थी, एंड किंग हैज डिवाइन राइट्स। यस, ये कीवर्ड्स हैं जो एक बार आपको याद कर लेने, हमारे आंसर में हर जगह काम जो है वो आएंगे। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन करोगे तब आप क्या लिखोगे कि सर वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की आपके पास थी, एंड द किंग हैज डिवाइन राइट्स ऑफ पावर, द किंग हैज डिवाइन राइट्स ऑफ पावर। एंटायर हम लोग यहाँ पे कॉजेस को देखेंगे, वहां पे यही चीज देखने को हमें मिलेगी कि सर राजा ना अपनी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मनमानी जो है वो कर रहा है। एंड धीरे धीरे आप यहाँ पे देखोगे तो नोबेलिटी एंड क्राउन के बीच में ना एक रिफ्ट भी जो है आपके पास यहाँ पे आता जाता है। अब देखो नोबेलिटी और क्राउन के बीच में ना रिफ्ट क्यों आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार जैसे वो समझाता हूँ कि क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे होगी। करेक्ट गाइस, आर यू बीइंग एबल टू सी मी। हाँ जी, दिख रहा हूँ ना मैं, चलो गुड बात। तो देखो नोबेलिटी और क्राउन के बीच में क्या होता है कि देखो पहले सिस्टम आपके पास किस तरीके से चल रहा है कि हमने तीन बना रखे हैं, एक क्लर्जी है, उसके बाद एक नोबल्स है आपके पास, और एक पीजेंट्स है। और पहले सिस्टम किस तरीके से सेट कर रखा है कि आपके पास जो सारा का सारा टैक्स है वो किससे लिया जाता है, सारा का सारा टैक्स पीजेंट से लिया जाता है। और जो ये क्लर्जी क्लास है आपके पास, या जो ये आपके पास नोबल्स हैं, इन लोगों का क्या काम है कि कैरम रवानो, जूस पीवानो एंड मजानी लाइफ। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब लोग एजुकेट होंगे, जब एनलाइटेंड थिंकर्स आपके पास आएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इन पीजेंट्स को एजुकेट करते हैं कि यार तुम्हारे साथ ना बड़ा ही गलत जो है वो हो रहा है।
अब जब ये गलत हो रहा है, जब ये राजा को बोलेंगे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो राजा बोलेगा अच्छा क्या चाहते हो तुम, तो बोले सर आप भी टैक्स दो। बोले चलो ठीक है, हम तो क्या ही टैक्स देते हैं, हम तो वसूलते हैं, हम एक काम करते हैं नोबल्स बिना टैक्स देंगे। तो जब नोबल्स पूछेंगे कि हम क्यों टैक्स दें, तब फिर राजा एंड नोबल्स इनमें एक रिफ्ट जो है वो आना स्टार्ट होगा। कि राजा जब कभी भी जनता को खुश करने के लिए कोई भी एक्शन लेगा, तो ऑब्वियसली वो जो जनता के ऊपर जो भार था ना, उसको नोबल्स के ऊपर शिफ्ट जो है वो करने की कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, राजा एंड नोबल्स के बीच में एक रिफ्ट जो है वो आती जाएगी। समझे? समझ आई चीज? यस, अंडरस्टूड। आयुषी, प्रिया, मुस्कान, आशुतोष, देन वी हैव कृपाली, मीनाक्षी, योगेंद्र, समझ आया सभी को? यस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब देखो, अगर मैं इकोनॉमी को अगर मैं यहाँ पे देखूं, इकोनॉमी आपके पास बिल्कुल बैंक्रप्सी पे के ऊपर आपके पास यहाँ पे जा चुकी थी। सर क्यों बैंक्रप्सी के लिए इसलिए जा चुकी थी? क्योंकि वॉर ही वॉर आपके पास यहाँ पे चल रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी। एंड हर लड़ाई के अंदर आपके पास क्या होता है, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। एंड ये पूरा का पूरा भार फिर किसके ऊपर जाएगा? सर ये जाएगा सारा का सारा भार पीजेंट्स के ऊपर। सर पीजेंट्स के ऊपर क्यों जाएगा? अरे क्योंकि सारा का सारा टैक्स उसी से तो वसूला जा रहा था। यस सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि सर फ्रेंच लोगों ने इन लोगों का में भी पार्टिसिपेट किया था एंड उनकी हेल्प करी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, जब ब्रिटेन जीत जाता है और इनको तो पूरा का पूरा लॉस ही देखने को मिलता है, तो ये भी टैक्सेशन का भार किसके ऊपर जाएगा? पीजेंट्स के ऊपर जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर आपके पास डिफेक्टिव है। सर डिफेक्टिव कैसे? ऑब्वियसली तीन क्लास बना रखी है, उसमें से आपने बोल रखा है कि भाई एक ही क्लास वाले सिर्फ टैक्स देखें, बाकी दो को आपने एग्जाम्प्ट कर रखा है, तो ये डिफेक्टिव सिस्टम है कि नहीं है? यस सर, ये डिफेक्टिव सिस्टम है। फिर जब आपके पास ये चीज होती है ना कि दो क्लास के लोगों को तो आपने बिल्कुल ही बना दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, और एक इंसान है जो टैक्स दिए जा रहा है, तो हम लोगों ने देखा था ना कि ओके भाई इसके पहले तो टैक्स पूरा वसूल, और जो बचा इसके पास पैसा कुछ बचा हुआ है, तो महंगाई इतनी बढ़ा दो कि वो सारा का सारा पैसा भी हमारे पास आ जाए। तो हैवी इन्फ्लेशन भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है लोगों के पास कि भाई जीने के लिए ही उनको क्राइसिस जो है वो करना पड़ रहा है। एंड देन लास्ट में ना एक फाइनेंशियल रिफॉर्म पैकेज आता है, और वो एक सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना लास्ट कील होती है कॉफिन में, वो काम करता है। सर फाइनेंशियल रिफॉर्म ऐसा कैसा? कि फाइनेंशियल रिफॉर्म में यही चीज बोला जाता है कि एक काम करो, ये जो टैक्स का भार सारा का सारा हमने पीजेंट्स के ऊपर दे रखा है, इसको पीजेंट्स के ऊपर ना दे करके इसको ना हम लोग थोड़ा सा नोबल्स के ऊपर भी डाल देते हैं, और वहीं पे फिर नोबल भी कह देते हैं कि अथब प्रवीणा है ना, हमला करो, हम जो है वो किसका बाय का टैक्स लें। और फिर उस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा रिवोल्यूशन जो है वो हो जाता है। एंड रही कुछ ही जो कसर आपके पास होती है, वो थिंकर्स छोड़ देते हैं। थिंकर्स क्या करते हैं, आते हैं लोगों को एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि भाई तुम जो है वो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत जो है वो हो रहा है। थिंकर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास? तो जॉन लोकी का रोल आपको देखने को मिलता है, मॉन्टेस्क्यू का रोल आपको देखने को मिलता है, एंड रूसो का रोल आपको यहाँ पे देखने को जो वो मिलता है। तो जब कभी भी आपको कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन देखें देखने को मिले, तो ये तो आपकी हेडिंग्स होगी, सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, एंड रोल ऑफ द एनलाइटनमेंट थिंकर्स। एंड उन सब के अंदर सब हेडिंग्स के अंदर या पॉइंट वाइज आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, एंड इनको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एक्सप्लेन जो है वो कर देना है। सर मैं तो ना कैसे ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, आपने अभी जरा जिससे बता दिया, और मुझे तो जो है वो सारी की सारी चीजें याद ही नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आगे के आंसर्स में, आगे की जो है स्लाइड्स में, वो भी सारी की सारी चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पे लिख जो है वो रखी है। तो वहां से देख करके जो हम लोग आगे देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह की छवि। तो सबसे पहले एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये थ्री स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे क्या सिस्टम है ना, ये थ्री स्टेट सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। तो देखो थ्री स्टेट सिस्टम आपके पास यहाँ पे क्या होता था, मेनली इसको हम लोग यहाँ पे ट्रेपेटाइट ऑर्डर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो है वो ट्रेपेटाइट ऑर्डर भी कहा जाता है। ट्रेपेटाइट ऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था आपके पास, तो फ्रेंच सोसाइटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक आपके पास था क्लर्जी, एक आपके पास होते थे नोबल्स, और एक आपके पास होते थे कॉमनर्स। इन नोबल्स को एंड क्लर्जी को, इन सबको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रिविलेजेस जो है आपको यहाँ पे मिलते थे। एंड प्रिविलेज भी मिलते कैसे थे? बाय बर्थ, मतलब ये हेरिडिटरी थी। वो जो अमेरिकन रिवोल्यूशन के टाइम में हमने देखा था ना कि सर अमेरिका में जो लिबरल सोसाइटी थी, फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, प्लस वहां पे शुरू से ही आपके पास क्या चीजें चलती थी कि मेरिट बेस्ड सिस्टम चलता था। बट फ्रांस में अगर आप देखते हो, ब्रिटेन में अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे ना प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, हेरिडिटरी सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलता था। एंड इन सबको एग्जाम किया गया था टैक्सेस से। प्लस आप यहाँ पे देखते हो कॉमनर्स जो आपके पास यहाँ पे होते थे, या जो पीजेंट्स होते थे, जो वर्किंग क्लास के लोग होते थे, ये आपके पास यहाँ पे देखते हो तो सारा का सारा टैक्सेशन का जो है वो इन्हीं से ली जाती थी। एंड इनके पास जो राइट्स होते थे वो भी कैसे होते थे? लिमिटेड राइट्स जो है आपके पास यहाँ पे होते थे। बट अब मैं यहाँ पे ना मेजर अगर मैं चीज देखूं, कि अगर हम लोग मेजर पॉपुलेशन अगर अपन देखते हैं, तो क्लर्जी एंड नोबिलिटी की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी कॉमनर्स की है। पूरे फ्रांस में अगर हम देखते हैं, तो जो मेजर पॉपुलेशन आपके पास होती है वो किसकी होती है? वो कॉमनर्स की होती है। और उसी कॉमनर्स से को जो है वो यहाँ पे दबाया जाता है। प्लस यहाँ का जो वोटिंग सिस्टम होता है ना, ये बड़ा ही डिफेक्टिव होता है।
अब देखो ये वोटिंग स्टेट आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको समझो। सबसे पहले ये चीज समझना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ईच स्टेट हैड वन वोट। हर स्टेट का कितना है, सिर्फ एक ही वोट है। अब इसका ना मतलब समझना क्या है, ईच स्टेट हैड वन वोट मतलब क्लर्जी का पूरा, ओवरऑल क्लर्जी का एक वोट, ओवरऑल नोबेलिटी का एक वोट, एंड ओवरऑल कॉमनर्स का एक वोट। ठीक है, इन तीनों का सबका एक एक वोट हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक्ट, मान लो आपको कोई भी चीज पास करानी है, तो इन टोटल कितने वोट्स हुए, इन टोटल तीन ही वोट्स हुए आपके पास यहाँ पे। इन टोटल कितने वोट्स हैं, तीन ही वोट्स। अब तीन में से जिसकी मेजोरिटी होगी वो जीत जाएगा। तो क्लर्जी का एक वोट का क्या मतलब हुआ सर, क्लर्जी में तो बहुत सारे लोग होंगे, एक वोट का क्या मतलब हुआ, क्लर्जी में जितने भी, मान लो क्लर्जी के अंदर 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों का कलेक्टिवली आपके पास यहाँ पे एक वोट आपके पास यहाँ पे आता था। क्लियर, कलेक्टिवली। मान लो यहाँ पे आपके पास 6/10 हुआ ही है, तो ठीक है, 6 लोग मेजोरिटी में यस के लिए बोल रहे हैं, तो यहां से आपके पास यस, एक यस का वोट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो सिस्टम। सिमिलरली नोबेलिटी का भी एक वोट आता था, मतलब कलेक्टिव, मान लो नोबेलिटी के अंदर आपके पास 50 लोग हैं, और 50 में से 30 लोग कह रहे हैं यस, तो आपके पास एक यस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। करेक्ट। एंड कॉमनर्स में मान लो 1000 पीपल्स आर देयर, 1000 छोड़ो, 10,000 पीपल्स आर देयर, एंड 10,000 में से इफ 90,000 पीपल आर सेइंग नो, तो बाहर क्या आएगा, नो का एक वोट आएगा। बट आप देख रहे हो ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है सर, देयर आर 2 यस एंड 1 नो। सर जीतेगा कौन, जीतेगा 2 यस। समझ रहे हो, यहाँ पे 90,000 पीपल आर सेइंग नो, यहाँ पे ओनली 50 एंड ओनली, सॉरी, ओनली 30 एंड ओनली 6 पीपल आर सेइंग यस। बट आप वोटिंग सिस्टम देख रहे हो, वोटिंग सिस्टम कितना करप्ट है, कि इनकी वजह से भी आपके पास 90,000 सिस्टम के वोट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और जीतेंगे कौन, नोबल और क्लर्जी ही जो है आपके पास यहाँ पे जीता है। तो इतना डिफेक्टिव वोटिंग सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। ये होता है, ये 3 स्टेट के ऊपर ना आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, जो कि आपको समझाना होता है। ये 3 स्टेट में ना चल क्या रहा है, किस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही है। समझ आया ये पूरा, 3 स्टेट का वोटिंग समझ आया। 3 स्टेट देखो, 3 स्टेट समझाओगे तो क्या समझ आना है, कि सब फ्रेंच की सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, एक था क्लर्जी, एक था आपके पास नोबल्स, और एक कौन सा, कॉमनर्स या पीजेंट्स या वर्कर्स, कुछ भी लिख दो। करेक्ट। सबसे पहला पॉइंट, जो क्लर्जी एंड जो आपके पास यहाँ पे, क्लर्जी एंड जो नोबल्स हैं उनको क्या मिल रहा है, एक्सट्रीम प्रिविलेजेस। और प्रिविलेजेस भी कैसे, हेरिडिटरी सिस्टम है, बर्थ बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड कॉमनर्स के ऊपर क्या है, कि उनको बहुत ही लिमिटेड राइट्स जो है वो दे रखे हैं। सेकंड, टैक्स की बात करोगे, तो क्लर्जी एंड नोबल्स इन दोनों को क्या रखा है, टैक्स से एग्जाम्प्ट कर रखा है। जबकि सारा का सारा टैक्स आप किससे वसूल कर रहे हो, तो सारा का सारा टैक्स आप वसूल करते हो कॉमनर से। क्लियर यहां तक। उसके बाद वोटिंग सिस्टम को समझना है, कि सर ओवरऑल क्लर्जिंग कम्युनिटी का एक वोट था, ओवरऑल नोबल्स का एक वोट था, एंड ओवरऑल कॉमनर्स का एक वोट था। बट अगर हम लोग पॉपुलेशन शिफ्ट देखें ना, तो सारी की सारी मेजर पॉपुलेशन कहां पे थी, वो आपके पास यहाँ पे थी, आपके पास कॉमनर्स की। बट क्योंकि ये एक वोट और एक वोट देखा जाता था, तो हमेशा जो पॉलिसी बनेगी वो किसके फेवर में बनेगी, वो पॉलिसी हमेशा आपके पास नोबल्स एंड हमेशा ही आपके पास यहाँ पे क्लर्जी के फेवर में ही आपके पास बनती थी, और कॉमनर हमेशा क्या करता था, दबा ही रह जाता था। समझ आया पूरा, कितना करप्ट सिस्टम है ये। यस, कितना करप्ट सिस्टम है ये। तो ऐसा सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे जो वो चलता था, डाउन प्लेड एंड रिजिड फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ जी, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे चलती है। आई होप 3 स्टेट सिस्टम इज क्लियर टू एवरीवन। यस, 3 स्टेट सिस्टम क्लियर है। चलिए सर, गुड वन। तो इस तरीके से ये 3 स्टेट सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चलता था। ये एक सिंपल है, देख लेना इसको, यहाँ से समझ लेना कि 3 स्टेट आपके पास सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलता था। आप यहाँ पे देखते हो ना कि पॉपुलेशन यहाँ पे देखोगे ना, तो फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी है इसकी पॉपुलेशन 0.5%, इसकी देखते हो तो यहाँ पे ये है 1.5%, एंड इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 98% पॉपुलेशन जो है आपको यहाँ पे कॉमनर्स की जो है मिलती है। बट फिर भी इनका एक वोट, इनका एक वोट और इनका एक वोट, ये नो बोलते थे, ये यस बोलते थे, ये यस बोलते थे, चलो भैया 2 यस हो गए, एक नो हो गया, चलो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये बात मान लेंगे। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती थी। करेक्ट, ये जो है सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे जो है वो थी। करेक्ट। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। ये सब कुछ होता कैसे, ये जब ये शुरुआत से सिस्टम था, बट लोगों को पहले समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे आप देखते हो ना, तो सबसे बड़ा इसमें जो प्रॉब्लम आने लगी वो आपके पास आने लगती है किंग लुइस 16 के टाइम में, है ना, किंग लुइस 16 के टाइम में। प्लीज ध्यान रखना, जो सारी की सारी प्रॉब्लम आएगी ये आपके पास लुइस 16 के टाइम में आपके पास यहाँ पे आती है, लुइस 16 के टाइम में आती है। अब सर लुइस 16 के टाइम में होगा क्या, तो देखो जो ये सीन तीन का सिस्टम आपके पास चलता था ना, इनको फ्रेंच में बोलते हैं ओरोथ्रोस, बेलाथ्रोस एंड लिबरोथ्रोस। ओरोथ्रोस, बेलाथ्रोस एंड लिबरोथ्रोस। ओरोथ्रोस कौन होंगे, दोस हु प्रे, बेलाथ्रोस आर दोस हु फाइट, एंड लिबरोथ्रोस आर दोस हु वर्क। ठीक है, आर दोस हु वर्क। तो क्या होता है, धीरे धीरे आप देख रहे हो ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेबर्स की,
तो धीरे धीरे लेबर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बोले यार हम इतने सारे लोग हैं और ये इतने से लोग जो है मिलकर के अपनी बात यहाँ पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द थर्ड स्टेट इटसेल्फ वाज डिवाइडेड बिटवीन द राइजिंग मिडिल, ठीक है, बुर्जुआरीज आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं, एंड इंक्रीजिंगली impoverished working class that came to be known as ये सेंस कुलोटन्स, ये प्लीज ध्यान रखना, है ना, ये सेंस क्यूलॉट्स, ये मेरे को वर्ड ही नहीं बोला जाता एक तो। हाँ, सेंस क्यूलॉट्स, अभी आगे बहुत बार बोलेंगे ये वर्ड्स, सेंस क्यूलॉट्स, ये वर्ड ही नहीं बोला जाता मेरे से। सेंस है ना, कई सारे वर्ड्स होते हैं टंग ट्विस्टर होते हैं मेरे लिए। सेंस क्यूलॉट्स, क्लियर, सेंस क्यूलॉट्स, तो यहां से आपके पास होते हैं, इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एज सोशल इनइक्वालिटी वर्सन, टेंशंस बिटवीन द स्टेट एंड द क्राउन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो आपके पास क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए सर, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो किस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे क्या था, आपके पास अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज था। अब अनइक्वल रिसोर्सेज का एक्सेस कैसे, कि फ्रेंच की सोसाइटी प्राइमरीली कैसी आपके पास होती थी, पीजेंट्स की थी। 90% लोग थे आपके पास, टोटल पॉपुलेशन कैसे थे, वो वर्किंग क्लास में ही थे। बट उन किस में से किसी का भी लैंड के ऊपर कोई भी ओनरशिप जो है वो थी नहीं। सर लैंड के ऊपर ओनरशिप क्यों नहीं थी, क्योंकि देख रहे हो ना, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, एब्सोल्यूट फ्यूडलिज्म सिस्टम आपके पास चलता था। और मैंने कहा था ना हमेशा ही कि सर राजा की है ही सब कुछ, सब कुछ किसका होगा, सब कुछ यहाँ पे राजा का ही जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। डाइवाइन राइट्स ऑफ द किंग जो है उसकी फिलोसफी आपके पास यहाँ पे चलती है। फिर धीरे धीरे आपके पास मिडिल क्लास एजुकेट होती है, एंड वो बताती है कि भाई धीरे धीरे ना हमारे पास तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किए कि ये जो प्रिविलेजेस क्लास है, ये जो फर्स्ट टू क्लास है, ये टैक्स क्यों नहीं देगी, ये जो है वो टैक्स क्यों नहीं देगी। दे प्रोवाइडेड मच नीडेड लीडरशिप टू द पीजेंट्स, कि पहले पीजेंट्स ना आपके पास यहाँ पे क्या है, लड़ते तो थे, पहले जो पीजेंट्स हैं वो आपके पास अपने हक के लिए लड़ते तो थे, बट उनको ना दिशा ही नहीं मिलती थी। उनको जो है ये चीज समझ ही नहीं आती थी, कोई लीडरशिप ही नहीं मिलती थी। तो इन एजुकेटेड लोगों ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इनको लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड करी, क्या करी, उन्होंने जो है इनको लीडरशिप जो है यहाँ पे आपके पास प्रोवाइड जो है वो करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे रोल जो है वो इनका देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक, केस गाइस, आर वी गुड विद दिस। फिर हम देखते हैं कि सर पॉलिटिकल कॉजेज आपके पास यहाँ पे क्या क्या रहे हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे बड़ी चीज आपके पास यहाँ पे होती है कि सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपके पास यहाँ पे जो वो चल रहा है। जो रॉयल अथॉरिटी आपके पास होती है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भाई हम तो एक ही थ्योरी के ऊपर चलेंगे, डाइवाइन राइट की थ्योरी, विच रिजेक्टेड एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस विद अटमोस्ट रूथलेस, कि अगर किसी ने आवाज भी निकाली तो जबान खींच लेंगे। यस, किसी भी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंस मिला तो बिल्कुल रूथलेसली उसको जो है वो क्या कर दिया जाता था, उसको जो है वो किचल दिया जाता था। दे अटेम्प्टेड टू सेंट्रलाइज द अथॉरिटी, पूरी की पूरी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी। ओनली कूल, ये इनकी ना एक मीटिंग हुआ करती थी, ये जो तीन स्टेट्स आपके पास है ना, इन तीनों स्टेट्स की एक मीटिंग बुला सकते हैं हम लोग, जिसके अंदर सब कुछ ना डिस्कस किया जाएगा। और राजा भाई साहब गलत है, राजा भाई साहब के पास क्या चलता था कि ये मीटिंग कॉल करने का हक किसको था, इसको समन कौन कर सकता था, सिर्फ राजा कर सकता था। तो राजा ने बोला बहुत अच्छा हक है ये। बोले इस मीटिंग में क्या करेंगे, बोले सर सबकी बातें करेंगे हकों की। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम ये मीटिंग करेंगे। बोले ठीक है सर, कब करेंगे, बोले करेंगे। सर मतलब करेंगे, अभी टाइम मिलेगा तब करेंगे, अभी टाइम नहीं, अभी देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा है ना, देश के ऊपर बहुत सारा क्राइसिस आया हुआ है, अभी पहले ये सब देख लेते हैं फिर करेंगे मीटिंग, करेंगे तुम्हारे हकों की बात करेंगे। सर मतलब राजा ने कभी ये मीटिंग बुलाई ही नहीं, राजा ने कभी ये मीटिंग बुलाई ही नहीं, राजा कभी ये मीटिंग बुलाता ही नहीं था। ये चीज जब मीटिंग ही नहीं बुलाई तो कभी हकों की बात ही नहीं हो पाएगी आपके पास यहाँ पे। तो राजा ने कभी ये मीटिंग बुलाई नहीं, लेकिन इसे कभी ये मीटिंग बुलाई ही नहीं। क्लियर, समझना ये पॉइंट, समझना ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने आंसर में लिखना है, कि ये जो थ्री स्टेट की जो जनरल मीटिंग होती थी उसको सिर्फ राजा ही समन कर सकता था। एंड राजा ने उस मीटिंग को कभी समन किया ही नहीं, राजा ने उस मीटिंग को कभी समन किया ही नहीं। क्लियर, राजा ने उस मीटिंग को कभी समन किया ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर बैंक्रप्सी आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज है वो क्या क्या रहा है। तो अगर आप देखते हो तो जो 17th और 18th सेंचुरी का जो इनका टाइम था, उस टाइम में आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत ज्यादा वॉर्स आपके पास यहाँ पे हुए हैं, काफी ज्यादा लड़ाइयाँ जो है आपके पास इन लोगों ने लड़ी। और इन लड़ाइयों के चलते इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो वो लॉस हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली हर लड़ाई जो है आपके पास पैसा लेकर के जाती है। प्लस इसी के ऊपर जो राजा कहता है, राजा कहता है भैया हमारी अय्याशी पूरी चलेगी, हमारे खर्चों में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने बिल्कुल वेस्टफुल स्पेंडिंग करी, किंग्स है ना, लुइस 16 से लेकर के और इनके जितने भी प्रेडिसर्स आए, उन सब ने बिल्कुल अपने किसी भी खर्चे को जो है वो कम नहीं किया। और इन सब के चलते आपके पास यहाँ पे क्या हो जाती है, इन सब के ऊपर आपके पास बैंक्रप्सी हो जाती है। अब बैंक्रप्सी हो रही है तो हो क्या प्रॉब्लम है, टैक्स वसूलो ना, टैक्स से पैसा लाओ। और टैक्स किससे लेंगे, टैक्स हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमनर से। तो कॉमनर परेशान होगा कि नहीं होगा यहाँ पे,
यस, कॉमनर जो है वो यहाँ पे परेशान होगा कि नहीं होगा? यस सर, कॉमनर जो है वो परेशान होगा। तो इस तरीके से कॉमनर जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान जो है वो हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे कॉमनर जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर आप देखते हो इकोनॉमिक लॉसेस के अंदर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसका भी एक रीजन होता है। ये क्या और करते हैं कि भाई फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो जाता है, वो लोग जो कॉलोनीज है उनका सपोर्ट करते हैं, कॉलोनीज वहां पे हार जाती है, बट फिर भी आप यहाँ पे देखते हो कि फाइनेंशियल बर्डन जो है आपके पास यहाँ पे आ ही जाता है इनके ऊपर। इकोनॉमिक कॉजेज यहाँ पे देखते हो तो डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नोबिलिटी एंड क्लर्जी जो है आपके पास, इनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था। एंड बर्डन ऑफ द टैक्सेस क्या है? सिर्फ कॉमनर्स के उससे ही लिया जाता है ना। ये जीएसटी का सिस्टम ही इनका पूरा जो है वो सही नहीं था। तो ये बेचारा अपनी जेबी निकाल के बोलता है लो ले लो, लो ले लो, क्या लोगे मेरे से? कुछ है ही नहीं मेरे पास से, क्या लोगे? करेक्ट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो ये सब कुछ सारे आपके पास यहाँ पे रीजंस बनते हैं कि फ्रेंच का रिवॉल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे क्या जो होता है। अब जब इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस आपके पास यहाँ पे होते हैं तो चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कॉलोन आपके पास आते हैं। ये नाम याद रखना है, लिखना है अपने आंसर में। चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कॉलोन ये आपके पास आते हैं। ये कौन होते हैं जी? इनके फाइनेंशियल सेक्रेटरी बोल दो आप, है ना, नहीं कि ये होते हैं तो जनरल ऑफ द फाइनेंस आपके पास होते हैं, लुइस 16 किंग के। इन्होंने कहा मैं एक टैक्स का सिस्टम लेकर के आता हूं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम ना एक यूनिवर्सल लैंड टैक्स लगाते हैं। प्लीज ध्यान रखना, कौन सा टैक्स? यूनिवर्सल लैंड टैक्स। कि हम ना एक यूनिवर्सल लैंड टैक्स लगाते हैं कि ये टैक्स ना सबको ही देना पड़ेगा। एंड प्रिविलेज क्लासेस वुड नो लॉन्गर बी एग्जेम्प्टेड। बस यहां पर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गई। यहां पर जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो अब जो है राजा साहब कहते हैं भैया अब जो है वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। द पैकेज डिड नॉट कम थ्रू द कॉलोनर रिकमेंडेड एंड कॉलिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। यहाँ पे चीज तो इनको अब लगा कि भैया अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा, अब जो है हमको यहाँ पे मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ती है। अब मीटिंग बुलाई जाती है। और मीटिंग में क्या होगा? जो आजकल अपने पार्लियामेंट में नहीं होता कि कुर्सियां तोड़ो, है ना, टेबलें फोड़ो, किसी के सर फोड़ो, ये सारी चीजें, वही चीजें वहां पे भी आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। क्लियर? समझ आया अभी तक कितने कीवर्ड्स? यस, ये सारे कॉजेस की वजह से आपके पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। टाइप ऑल द कीवर्ड्स, टाइप ऑल द कीवर्ड्स, कम ऑन जल्दी से लिखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट विल बी द कीवर्ड्स दैट यू विल बी राइटिंग इन योर आंसर? राइट ऑल द कीवर्ड्स, कम ऑन, राइट ऑल द कीवर्ड्स, राइट ऑल द कीवर्ड्स। ग्रेट डाउट प्रियांश, योर क्वेश्चन हर्ट मी। क्लर्जी का बोलते हैं ना, क्लर्जी, ओवरऑल क्लर्जी, किंग उसी क्लर्जी में आएगा। यस। और बाकी प्रियांश, हिस्ट्री के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए ना एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। आपने क्या मॉडर्न हिस्ट्री का और एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स नहीं किया? वो करा होता तो आपको पता होता है। एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है जिसके थ्रू ना हमको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। क्या करना होता है? रात को 12 बजे बैठो आराम से, एक ट्राइंगल बनाओ ऐसे, है ना, एक ऐसे ट्राइंगल बनाओ। उसके ऊपर थोड़े से चावल रखो, दो तीन ना ऐसे, एक मोमबत्ती वगैरह रखो। ठीक है, और फिर बुलाओ उस राजा को। बुलाओ राजा को, क्या राजा प्रकट हो। और फिर वो राजा आए और फिर राजा से पूछो बताओ तुम्हारा वोट था कि नहीं था। करेक्ट। ये सबसे अच्छा तरीका होता है हिस्ट्री में आंसर का। क्लियर? लिखिए जल्दी से, थ्री स्टेट्स कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पशन किस किस को था, सारे सारे पॉइंट्स। ट्रिपेटाइट स्टेट भी बोलते थे, ट्रिपेटाइट स्टेट थ्योरी से भी इसका क्वेश्चन आता है। ट्रिपेटाइट स्टेट थ्योरी, स्टेट थ्योरी, इसके नाम से भी इसका क्वेश्चन आता है। करेक्ट। चलिए, गुड वन गौरी शर्मा एंड एवरीवन। चलो बढ़िया, सब रिवाइज कर देखो, एक क्वेश्चन का तो आंसर हमको यहाँ पे रिवाइज भी हो गया, याद भी हो गया। करेक्ट, आगे देखें। रेडी? चलिए, गुड वन गुड वन। इनका ना सबसे जो कोर सिस्टम ना आप कभी भूल जाओ तो याद रखना, वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम जरूर समझाना है। जो मेजर डिफेक्टिव सिस्टम था वो था, एक तो टैक्सेशन इनका बहुत गलत है, और एक इनका वोटिंग सिस्टम बहुत गलत है। करेक्ट। तो जब आपके पास रिवॉल्ट होगा, जब आपके पास रिवोल्यूशन होगा, जब ये लोग बात करेंगे पेरेंट्स ना, तो दो ही मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जिनमें प्रॉब्लम है। एक कि भाई टैक्स सबसे लो आप, और एक ही वोटिंग सिस्टम सही करो। कि वोटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? हेड काउंट बेसिस के ऊपर वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें जब रिफॉर्म आएगा तब यही आएगा ना करिश्मा, ये सुन नो, कि वोटिंग सिस्टम एज एन ओवरऑल ना होकर के आपके पास कैसा होना चाहिए? हेड काउंट बेसिस के ऊपर होना चाहिए। यस। तो यही बातें अब आप देखोगे आगे हमारे सब्जेक्ट में आएगी कि जब ये लोग रिफॉर्म्स की डिमांड करेंगे तब रिफॉर्म्स में दो पॉइंट रखेंगे। एक कि टैक्सेशन यूनिवर्सल रखो आप, जैसे यूनिवर्सल लैंड टैक्सेशन आपके पास आया, कि टैक्सेशन आप सबसे ही लो। क्लियर? गरीब से कम लो, अमीर से ज्यादा लो। एंड दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे क्या है कि जो वोटिंग सिस्टम है आपका, इस वोटिंग सिस्टम को आप सही करिए। यस। और वोटिंग कैसा होना चाहिए? हेड काउंट के बेसिस के ऊपर होना चाहिए। वोटिंग आपके पास यहाँ पे हेड काउंट के बेसिस के ऊपर जो है वो होना चाहिए। सो अब क्या होगा? अब राजा को लग गया कि राजा को लग गया है कि अब भैया मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी? अब हमको मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ेगी। तो राजा ना यहाँ पे मीटिंग जो है वो बुलाता है।
अब राजा की मीटिंग से पहले यहाँ पे फिलोसोफर्स आ जाते हैं, एंड फिलोसोफर्स ने क्या किया, फिलोसोफर्स ने इन भोले भाले इंसानों को समझाया कि देखो तुम्हारे साथ ना कितना जो है वो गलत आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रहा है। क्लियर, फिलोसोफर्स ने इन सारे भोले हाँ, फिलोसोफर्स ने जो है वो समझाया यहाँ पे। सो फिलोसोफर्स एंड देयर आइडियाज ब्रॉट अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड regime with a new order. The peasants and the workers had participated in revolt against increasing taxes, food scarcity in the past. They lacked the means and program to carry out full scale measures. इनको पता ही नहीं था कि करे कैसे, है ना, इनको मीन्स ही नहीं पता थे कि किस फुल स्केल के ऊपर आपको हम लोग किस तरीके से कर जाते हैं। द चेंज द एक्सिस्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर विच was provided by the enlightenment thinkers and the new middle class. They questioned the customary arrangements which benefited a few and advocated confronting them for the human progress. तो ये आपके पास क्या है, आइडिया सारा का सारा आकर के, लीडरशिप सारी की सारी आकर के यही जो है आपके पास करते हैं। तो बेचारे कॉमन मैन का क्या हो गया, माइंड ब्लो हो गया, है ना, उसका माइंड ब्लो हो गया। फिर उसका जो है माइंड ब्लो हो जाता है। अब देखो थिंकर्स कौन कौन से आते हैं, तो इनको भी हमको लिखना है। हम जस्ट ये नहीं लिख सकते अपने आंसर में कि सर पॉलिटिकल थिंकर आए थे और उन्होंने समझाया था और उन्होंने ना सर लीडरशिप करी थी, नहीं, आपको कोट करना पड़ेगा, आपको थिंकर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो जॉन लोकी आपके पास यहाँ पे आते हैं, तीन नाम याद रखना है, लोकी आपके पास आते हैं, मॉन्टेस्क्यू आते हैं और रूसो आते हैं, तीन आएंगे। यस, एक तो जॉन लोकी, एक मॉन्टेस्क्यू एंड एक रूसो। जॉन लोकी को लेकर के हमेशा ध्यान रखना है, टू ट्रिटीज, टू ट्रिटीज। अब ये टू ट्रिटीज क्या है, तो ये आपको वैसे तो पीएसआईआर में बहुत अच्छे से समझ में आता है, बट मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा सा एक बार, क्या चीज है ट्रू ट्रिटीज, क्या है ट्रू ट्रिटीज। ये कहता है कि स्टेट कैसे बना, मतलब मेजरली ये जो ट्रू ट्रिटीज है, या इसके अलावा एक हुब्स भी आपके पास यहाँ पे होते हैं जो एक सिंगल ट्रिटी का बताते हैं। ये बेसिकली आपको बताते हैं कि स्टेट ना आपके पास कैसे बना, स्टेट फॉर्मेशन कैसे। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि स्टेट फॉर्मेशन ना आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो वो हुआ। तो देखो क्या चीज आपके पास यहाँ पे होती है कि देखो सबसे पहले आपके पास ना इंडिविजुअल इंसान था। क्या था, इंडिविजुअल इंसान था, इंडिविजुअल। इसको क्या बोलते हैं हम, कि सर इंडिविजुअल इंसान था। इंडिविजुअल से ना धीरे धीरे आपके पास देखते हो तो फैमिली बनती है, फैमिली से आप देखते हो तो धीरे धीरे सर ट्राइब बनती है, ट्राइब से आप देखते हो तो सर धीरे धीरे सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से आप देखते हो तो सर धीरे धीरे कम्युनिटी बनती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो क्या दिक्कत क्या हुई सर, कुछ नहीं। और उसके बाद आप देखते हो तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये सब कुछ क्यों हुआ, देखो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पैरेलली आपके साथ दूसरी चीजें और भी चल रही थी, कि सर इंडिविजुअल और भी तो थे, हाँ सर इंडिविजुअल और भी थे, फिर उन इंडिविजुअल ने भी फैमिली बनाई, हाँ सर, इनकी भी ट्राइब बनी, हाँ सर, इनकी भी सोसाइटी बनी, हाँ सर, और इनकी भी कम्युनिटी बनती है, हाँ सर। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई कि धीरे धीरे ना ये लोग आपस में लड़ने लग गए, ये जो सोसाइटी के लेवल के ऊपर है ना, ये लोग आपस में लड़ने लग गए। एक दूसरे की जान माल की जो है वो रक्षा कौन करेगा ना, लड़ाइयाँ एक दूसरे की सारी चोरी चकारी होने लग गई, कोई मार रहा है किसी को, कोई काट रहा है किसी को, ये सारी चीजें हो रही है आपके पास यहाँ पे। तो सोसाइटी में सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए सिक्योरिटी, सबको चाहिए सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए ना अग्रीमेंट्स हुए हैं, है ना, हाइपोथेटिकल अग्रीमेंट्स है ना, प्लीज ऐसे मत सोचना कि कोर्ट में जाके कोई अग्रीमेंट हुआ। यस, हाइपोथेटिकल अग्रीमेंट्स हुए हैं। कैसे अग्रीमेंट्स, कि मान लो एक रेड है, यस सर, और एक येलो है। येलो ने रेड को कहा कि तू मेरी जमीन मत लेना, और रेड ने येलो को कहा कि ठीक है मैं तेरी जमीन नहीं लूंगा, तू मेरी जमीन मत लेना। तो सर ये क्या हुआ, ये एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया, ये एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया। तो ऐसे करके सोसाइटीज ने एग्रीमेंट किया कि ठीक है भैया हम ना सब आपस में मिलजुल करके रहेंगे, कोई जो है किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई किसी के साथ चोरी चकारी नहीं करेगा, कोई किसी की जमीन नहीं हत्याएगा, कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं करेगा। हाँ सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर। यस, ये क्या हुआ, ये है सोसाइटी का एग्रीमेंट। बट क्या सर सारे बात लोग इस बात को मानेंगे, नहीं, सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो कुछ एक नोटोरियस लोग यहाँ पे भी होते हैं जो इस बात को भी नहीं मानते हैं। तो इन लोगों को देखने के लिए आपको फिर से एक अग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, ये सोसाइटी वाले मिल करके एक जने को एक अपना हेड बना लेंगे कि भैया तुम ना इन लोगों को जो है वो संभालो, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। तो ये भी क्या बना, ये भी आपके पास एक अग्रीमेंट के थ्रू बनता है, वापस एक हाइपोथेटिकल अग्रीमेंट कि भैया तुम जो बोलोगे वो ना हम सब मानेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास होता है टू स्टेट अग्रीमेंट, कि एक अग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है और एक अग्रीमेंट आपके पास यहाँ पे हुआ है। और बाकी इन डेप्थ में हम लोग इसको जो है वो पीएसआईआर सब्जेक्ट के अंदर जो है वहां पे पढ़ते हैं, जब हम होप्स को पढ़ते हैं, जब हम लॉकी को पढ़ते हैं उस टाइम में। क्लियर, समझ में आया कि सोसाइटी कैसे बनी, तो सोसाइटी भी एक तरीके का अग्रीमेंट से बनी। यस, एंड फिर सोसाइटी ने स्टेट को अपने ऊपर बनाया, अपने ऊपर गवर्नमेंट को बनाया, वो भी आपके पास क्या है, एक अग्रीमेंट होता है आपके पास यहाँ पे। तो वो टू अग्रीमेंट वाली थ्योरी आपके पास यहाँ पे जो वो चलती है। क्लियर, तो जॉन लोकी आपके पास क्या कहते हैं, जॉन लोकी कहते हैं कि भैया टू ट्रीटीज या टू अग्रीमेंट, जिसको जो भी आप इसको बोल दो। क्लियर, टू ट्रीटीज और टू अग्रीमेंट की थ्योरी जो है ये आपके पास यहाँ पे बताते हैं। क्लियर। सो जॉन लोकी को जब कभी भी समझाओ टू ट्रीटीज जरूर लिखना है, उसके अलावा हमेशा समझा जाएगा कि आपका आंसर अधूरा है, आपको नहीं पता। क्लियर। ही रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। ना भैया, किस बात का, कौन बोला, कौन बोला कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट राइट्स हैं।
ही क्वेश्चन द आइडिया ऑफ प्रिविलेज बाय बर्थ। ये बाय बर्थ हेरिडिटी वाला सिस्टम लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है? आपको फ्रीडम देनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल जो है आपको यहाँ पे मिलना चाहिए सर। मतलब ये कहीं ना कहीं मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे लाना चाह रहे हैं सर। अमेरिका में जो चल रहा था वही, हाँ वही वाला। तो वैसा ही सिस्टम जो है ये यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे लाना जो है वो चाह रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जॉन लोकी के बाद में आपके पास मॉन्टेस्क्यू आते हैं। मॉन्टेस्क्यू भी कहते हैं कि वेयर गवर्नमेंट वॉज मोर लिबरल and where people thought independently, society would be less devoted to religious rituals and more devoted to morality। सर ना, ये क्या है? ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा है। अच्छा सर, आपको पता है सर ये पढ़ना है? हाँ ये पढ़ना है। कभी कभी ना आपको सिर्फ ये इतना सा लिखा हुआ आएगा और आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, कमेंट। ओहो, यस, ऐसे यूपीएससी में आपके पास क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा और आपको बोल देंगे इसके ऊपर एक ऐसे लिख दो। ऐसे आपके पास यूपीएससी में क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो सर अगर ये आया, हमको इसके ऊपर लिखना हुआ, तो क्या समझे, ये जो कंटेम्प्रेरी टाइम में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीजें इनको जस्टिफाई करते हुए हमको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। यस, कि अगर आपने जैसे अमेरिका में आप देखो कि वहां पे जब रिलीजियस फ्रीडम, जब आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी दी गई थी, यस, तो लोग जब धंधे के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे ना, तो उनका रिलीजन के ऊपर ध्यान गया ही नहीं। यस, और वो मोरली ज्यादा तरीके से आपके पास यहाँ पे रह रहे थे। तो इस तरीके से जो चीजें हमने पढ़ी है ना, उन्हीं चीजों को हमको हमारे आंसर में जो है वो लिखना होता है यहाँ पे। क्लियर? ही क्रिटिसाइज द फ्रेंच मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म, कि भाई ये किस तरीके का एब्सोल्यूटिज्म आप यहाँ पे है। प्लस जो चर्च का रोल था उसको भी यहाँ पे जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने एक बुक लिखी है आपके पास यहाँ पे, जिसको बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉस, है ना, एक किताब लिखी है यहाँ पे। अभी जो अपन ये बोलते हैं ना कि सर गवर्नमेंट का डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, ये बेसिकली उन्होंने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉस में अंदर जो है वो समझाया था। क्लियर? कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर। ये जो हम लोग पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं ना, याद नहीं याद है? पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, देयर शुड बी डिवीजन पावर, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, देन जुडिशरी होना चाहिए, थ्री पिलर्स। तो यस, वो सारा का सारा जो है इन्होंने आपको यहाँ पे जो है वो बताया। क्लियर? स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है वो अपने आंसर में लिखने होते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए सर, गुड वन, गुड वन। फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं रूसो। रूसो को अभी हम लोगों ने पीएसआर के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ाई है। यस, रूसो ना एक चीज बताते हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं, प्लीज समझना, एक वर्ड में समझा रहा हूं, जनरल विल। जनरल विल। अब ये जनरल विल क्या है? जनरल विल का मतलब होता है कॉमन विल। वाह सर, वाह सर, क्या बात बता दी सर। है ना, ना तो हमको जनरल विल समझ में आया था, ना हमको कॉमन विल समझ में आया। कॉमन विल और जनरल विल का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, हाँ सर, इन 10 को, इन 10 में से 10 को क्या तुम खुश रख सकते हो? नहीं सर, 10 में से 10 को तो खुश नहीं रख सकते। ठीक है, तो मेजोरिटी को कैसे खुश रख सकते हो? उनकी, जनरल लोगों की इच्छा क्या है, उसको जस्ट जो है वो पूरा कर दो। क्लियर? तो ये जनरल विल का जो है कंसेप्ट आपको यहाँ पे रूसो जो है वो देते हैं, कि आपको ना सबको खुश रखने की बात नहीं है, और आपको सिर्फ ऊपर वालों को खुश रखने की बात नहीं है। आप बिल्कुल जो बेस में आपके पास यहाँ पे जो लोग हैं, इनको सबको खुश रखो। आप सिर्फ प्रिविलेज लोगों को नहीं कर सकते। वही जब आपकी 98% की मोबाइल जी की जो पॉपुलेशन है वो कॉमनर्स की है, तो आप जो सारी पॉलिसीज हैं वो सिर्फ बाकी के दो लोगों को के लिए कैसे बना सकते हो? आपको जनरल विल, सबके भले के लिए आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। जो भी पॉलिसीज आए वो कैसी आए, वो सबके भले के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो काम आए। और जनरल विल को ही कैसे समझा जाता है? कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, ये भी कहा जाता है इसको। सो इन्होंने क्या कहा, गिव द वीक न्यू बर्डन्स। समझना, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। गिव द वीक द न्यू बर्डन्स, द स्ट्रॉन्ग न्यू पावर्स, कि स्ट्रॉन्ग को तो नई नई पावर्स दे दो और वीक को नई नई बर्डन्स दे दो। एंड इरिट्रेटिवली डिस्ट्रॉय नेचुरल फ्रीडम, कि अगर आप ये कर दोगे ना, तो आप एक इरिवर्सिबल वे में नेचुरल फ्रीडम को क्या कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब देखो, जस्ट ये स्टेटमेंट दे दे और इसके सामने लिख दे कमेंट, बन गया पीएसआईआर का क्वेश्चन। बन गया पीएसआईआर का क्वेश्चन। यस, समझ आई चीज? समझ आई? ऐसे चीजों को पढ़ना होता है, ऐसी चीजों। अब भले ही ये क्वेश्चन आ जाए, इसका एक्सप्लेनेशन कहां पे है? ये जो हमने जो इतना सारा पढ़ा है, यही इसके आंसर्स है। करेक्ट, इन्हीं को जोड़ तोड़ करके लिख करके हमको हमारा आंसर लिखना होता है हमेशा। करेक्ट? चलिए गाइस, क्लियर यहां तक? थिंकर्स की बात समझ में आई? जब हम कॉजेज में लिखेंगे तो हमको पॉलिटिकल कॉजेज देखे, हमने हमने इकोनॉमिकल कॉजेज देखे, सोसाइटी के कॉजेज देखे, फिर आपको एनलाइटन थिंकर्स के बारे में बताना है। लोकी को आप बताओगे, मॉन्टेस्क्यू को आप बताओगे, और इसके अलावा किसको बताना है? रूसो को। लोकी क्या कर रहा है? टू स्टेट, सॉरी,
टू ट्रिटीज की बात करेगा वो, कि सोसाइटी को दो, है ना, स्टेट जो है वो टू ट्रिटीज के थ्रू आपके पास बना है। एक के पहले तो आपके पास सोसाइटी बनती है और फिर स्टेट बनता है ना, ये दो ट्रिटीज है। सेकंड वो किस चीज की बात करता है आपके पास यहाँ पे, सिस। फिर आता है आपके पास मॉन्टेस्क्यू। फिर आते हैं रूसो। रूसो किस चीज की बात करते हैं, रूसो करते हैं जनरल विल की बात, जनरल विल, कॉमन विल, ये वर्ड याद रखना है। जनरल विल, कॉमन विल, ये वर्ड याद रखना है। करेक्ट। चलिए, याद समझ आ रहा है सबको। चलिए करिश्मा, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस। चलो एक बार माइक का एक्सेस लो एंड बताओ क्या क्या समझ में आया आपको अभी तक। थ्री स्टेट के बारे में बताओ। जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, आई एम एडिंग टू यू टू स्पॉटलाइट। हाँ जी, बताओ थ्री स्टेट के बारे में अभी तक क्या क्या समझा आप। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। यू कांट अनम्यूट नाउ? नहीं, यू कैन। थ्री एस्टेट के बारे में अभी तक क्या समझे? नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चलो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलो कौन बताएगा? योगेंद्र। हाँ जी, थ्री स्टेट को लेके क्या क्या समझे अभी तक? सर थ्री स्टेट के अंदर सर तीन डिवीजन किए गए थे, जिसके अंदर दो जो थी वो अपर क्लासेस थी, एक वर्किंग क्लास थी। हम्म। जिसके अंदर सर वोटिंग पावर्स जो थे वो इम्प्रॉपर थे। टैक्सेशन जो था वो सारा वर्किंग क्लास को देना पड़ रहा था। और जो अपर क्लासेस थी वो बाय बर्थ कुछ कुछ चीज़ों का टैक्सेशन उनको जो भी वगैरह सारे का प्रिविलेजेस मिलते थे वो सब बाय बर्थ। प्रिविलेजेस मिल रहे थे, बाय हम्म। बर्थ मिल रहे थे। हम्म। एंड और वोटिंग सर के लिए क्या बोलोगे? वोटिंग के लिए सर इम्प्रॉपर वोटिंग के मतलब कि जो जो वर्किंग क्लास थी उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की वोटिंग को ना लेके जो अपर क्लासेस थी उनकी वोटिंग्स को प्रायोरिटाइज किया जाता था। नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या बोलना है? एवरी स्टेट हैज गॉट सिंगल वोट। तो सर हर किसी के पास एक वोट था। नॉट बाय हेड काउंट। पूरी क्लर्जी का एक वोट था, पूरे नोबल्स का एक वोट था, एंड पूरे कॉमनर्स का एक वोट था। तो ये तीन स्टेट बन गए ना, स्टेट्स बन गई है। तो हर स्टेट का एक वोट था। इस तरीके से ये चीज थी वहां पे आपके पास। क्लियर? ओके सर। चलो, तो आई होप अब आपसे कॉजेस अगर पूछा जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो सारे के सारे लिख सकते हैं इसका आंसर, राइट? यस, चलिए गुड वन। आगे समझते हैं। थिंकर्स भी समझ में आ गए सारे की, थिंकर्स कौन कौन से थे आपके पास, यहाँ पे कौन कौन से थिंकर्स आते हैं। चलिए good, आगे समझते हैं। तो अब ना यहाँ पे आपके पास देखोगे तो क्या चीजें होती है। अब देखो, फ्रांस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपके पास आउटब्रेक होता है। अब देखो ये आउटब्रेक कैसे होगा। तो फ्रेंच की पॉपुलेशन आपके पास एब्सोल्युटली है ना चेंज होती है भाई। पॉपुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। थर्ड स्टेट जो है वो 98% लोग जो है वो थर्ड स्टेट आपके पास हो जाते हैं। बट स्टिल आप देखते हो तो वो आउटवोट कर दिए जाते हैं। कभी भी कोई भी पॉलिसी आपके पास यहाँ पे आती है तो, है ना, एक वोट नोबल्स का, एक वोट क्लर्जी का और एक वोट यहाँ पे आपके पास इनका होता था, कॉमनर्स का। तो ये दोनों यस बोलते थे, ये दोनों यस बोलते थे, और ये इतने सारे लोग मिलकर के नो कह रहे हैं, बट फिर भी क्या है, 2 यस 1 नो। क्लियर? ये चीज आपके पास यहाँ पे हो जाती थी। और मान लो ये लोग अपनी फेवर में अंदर अंदर अगर कोई पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, तो एक क्लर्जी का नो आता था, एक नोबल्स का नो आता था, और इनका बहुत सारे लोगों का यस आता था। बट फिर भी 2 नो 1 यस, छोड़ो छोड़ो, नो हो जाता था। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो हमेशा क्या होता था, तो ये हमेशा आउटवोटेड हो जाते थे आपके पास यहाँ पे। तो जब इन लोगों को एजुकेशन मिली तो इन्होंने क्या कहा, ये इन लोगों ने कहा कि अब ये सहन नहीं किया जाएगा, हम जो है अब इसको सहन नहीं करेंगे। सो द थर्ड स्टेट बिगेन टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या चाहिए इनको? इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एंड द अबॉलिशमेंट ऑफ द नोबल वीटो। जो नोबल वीटो मिलता था ना, कि भाई किंग बोल देता था कि जाओ छोड़ो, हम तो नहीं कर रहे। यस। एंड दे वांटेड वोटिंग बाय हेड एंड नॉट बाय द स्टेटस। प्लीज ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि इन लोगों ने क्या चीज कही, मांग की थी। इन्होंने चाहा था वोटिंग बाय हेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वोटिंग बाय हेड होना चाहिए, ना कि स्टेटस के थ्रू। तो एक तो जो इन्होंने प्रेजेंट वोटिंग सिस्टम चल रहा है उसको मना करा उन्होंने कि भाई ये मत करो। एक ही जो नोबल्स के पास जो वीटो पावर है उसके लिए उन्होंने मना करा कि ये भी नहीं चाहिए। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वोटिंग बाई हेड। हमको चाहिए वोटिंग बाई हेड। क्या चाहिए? हमको चाहिए वोटिंग बाई हेड। क्लियर? हमको चाहिए वोटिंग बाई हेड।
तो मैंने बताया ना कि राजा ने क्या किया था, राजा ने फिर बोला था कि अब जो है मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो अब राजा मीटिंग बुलाता है। तो एक स्टेट की जनरल कन्वेंट करी गई आपके पास यहाँ पे, हाईली पब्लिक डिबेट हुई यहाँ पे, कुर्सियां तोड़ी गई, टेबल तोड़े गए, और किसी तरह का कोई परिणाम निकलने ही नहीं दिया गया यहाँ पे। सो हाईली पब्लिक डिबेट ओवर इट्स वोटिंग प्रोसेस हैड इरप्टेड इनटू, क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैं इसको इधर करो, यस, हॉस्टिलिटी बिटवीन द थ्री ऑर्डर्स। Yes, the original purpose of the meeting and the authority of the man who had convened it, खत्म ही कर दिया, ऐसा होने ही नहीं देंगे, कुछ बात ही नहीं होने दी उन्हें। When the demand of the equal voting of the members of all the three states were raised, talks over the procedure of the voting process stalled, बंद ही कर दिया, होने ही नहीं थी इस बात को। जैसे आज के पार्लियामेंट में होता है ना कि डिस्कशन ही नहीं होने देंगे, उठ उठ के चले जाने लग गए लोग, ये चीजें होने लगी। And on June 17, 1789, the third state met alone and formally adopted the title of National Assembly। कि थर्ड स्टेट वालों को समझ में आ गया कि भैया ये लोग तो जो है वो होने देंगे नहीं इस तरीके से, तो इन्होंने ना अपनी खुद की एक अकेले की मीटिंग कर ली, खुद ही जो है आपस में अकेले से मिले, और इन्होंने बोल दिया कि हम जो है आज से क्या है, नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली, ध्यान रखना वर्ड, नेशनल असेंबली। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट वाले मिलकर के क्या बना रहे हैं, थर्ड स्टेट वाले मिल करके आपके पास यहाँ पे बना रहे हैं नेशनल असेंबली, अंडरस्टूड। थर्ड स्टेट वाले मिल करके आपके पास यहाँ पे बना रहे हैं नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट वाले यहाँ पे आपके पास मिल करके बना रहे हैं नेशनल असेंबली। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, समझ हुई? यस। अब यहाँ पे आती है टेनिस कोर्ट ओथ। अब देखो टेनिस कोर्ट ओथ आपके पास यहाँ पे क्या है, तो ये लोग क्या करेंगे, वहां पे टेनिस कोर्ट में जाकर के मिलते हैं सब लोग ही जाकर के, और वहां पे जाकर के ना एक ओथ ले लेते हैं, एक ओथ ले लेते हैं ये, है ना, एक ओथ लेते हैं यहाँ पे। सो अब देखना ये चीज क्या है। सो किंग ऑर्डर लॉक ऑफ द हॉल, कि भाई हॉल को जो है बंद कर दो, नेक्स्ट मीटिंग जो है हम लोग होने ही नहीं देंगे अगले शेड्यूल तक। June 20 का आपके पास यहाँ पे टाइम होता है। थर्ड स्टेट जो है डिसाइडेड कि भैया हम एक जगह जो है वो लोग मिलेंगे, जो पास में एक इंडोर टेनिस कोर्ट है वहां पे जाके मिल लेते हैं, और इन्होंने यहाँ पे जाकर के कसम खा ली, ओथ खा ली, कि जब तक अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता तब तक हमको छोड़ना ही नहीं है, तब तक हमको यहां से जाना ही नहीं है। सो मेंबर्स ने कहा, मेंबर्स वोट नॉट टू डिस्पर्स अंटिल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैड बीन अचीव्ड, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ ही नहीं जाते तब तक हम यहां से हटेंगे ही नहीं। इसको बोला जाता है टेनिस कोर्ट ओथ, इसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। ये कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन के अंदर लिखना है आपको, कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन के अंदर लिखना है दिस इवेंट को, टेनिस कोर्ट ओथ के सब लोग मिलकर के, और गए कौन है, ये कॉमनर्स हैं, कॉमनर्स वहां पे गए, और इन्होंने बोल दिया कि जब तक अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं आ जाते तब तक हमको यहां से जाना ही नहीं है, तब तक यहां से जाना ही नहीं है। फिर क्या होगा सर, तो विद इन अ वीक मोस्ट ऑफ द क्लरिकल डिस्प्यूट, ये डिप्यूटीज आपके पास होते हैं, लिबरल नोबल्स होते हैं, इन लोगों ने भी जो है, इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने भी जो है वो ज्वाइन कर दिया। जो राजा होते हैं आपके पास लुइस 16 रिलक्टेंटली एब्सॉर्ब्ड ऑल द थ्री ऑर्डर्स इनटू द न्यू असेंबली, इन्होंने सबको बुलाया कि भाई ठीक है आ जाओ, एक नई असेंबली जो है हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर, तीनों स्टेट्स को मिला करके कि आ जाओ, एक जो है नई असेंबली हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर? यस। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। सो ये इवेंट्स प्लीज ध्यान रखना कि सबसे पहले एक स्टेट की मीटिंग बुलाई गई, राजा पहले कभी मीटिंग नहीं बुलाता था, मगर फिर इसने मीटिंग बुलाई गई, कॉमनर्स ने अपनी बात रखी कि हमको जो है वो हेड काउंट के थ्रू वोटिंग चाहिए, और अपना वीटो पावर जो है आप आपका बंद करो। बट लोगों ने जो है इस डिस्कशन को होने ही नहीं दिया, किसने, नोबल्स ने, क्लर्जी ने, इन लोगों ने इस डिस्कशन को होने ही नहीं दिया। जब इन्होंने इस डिस्कशन को होने ही नहीं दिया, तो ये लोग पास के एक टेनिस कोर्ट में चले गए और वहां जाकर के कसम खा ली कि अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं हो जाते हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो राजा ने क्या किया, फिर राजा ने यहाँ पे एक सप्ताह तक ये सब चलता रहा। राजा ने उसके बाद बोला कि चलो आओ और सारे मिलकर के जो है हम लोग बात करते हैं, है ना, ही रिलक्टेंटली एब्सॉर्ब्ड ऑल द थ्री ऑर्डर्स इनटू अ न्यू असेंबली। यस। क्लियर? चलिए, गुड वन। अब नेक्स्ट आपके पास एक मेजर इवेंट यहाँ पे आपके पास होता है जिसको आपको देना था, फॉल ऑफ बस्टाइल। फॉल ऑफ बस्टाइल, अब देखो ये एक फोर्ट था वहां पे जिसको ये लोग पहले ना एक जेल की तरह भी यूज किया करते थे। ठीक है, ये बस्टाइल फोर्ट आपके पास यहाँ पे होता है, बस्टाइल फोर्ट, जिसको ये लोग, रॉयल आर्मरी भी थी आपके पास यहाँ पे, एंड प्रिजन की तरह भी जो है वो यूज किया करते थे। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास, तो राजा ने अपनी ना सेना को भेजा, और इसको जो है वो क्या कर दिया, इसको सरेंडर कर, इसको सराउंड कर दिया ना, इसको घेर लिया। इसको घेर करके यहाँ पे ना इनके एक नोबल थे, जैकस नेकर। ये जो जैकस नेकर है ये प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने ना कॉमनर्स का साथ दे रहे थे ये, ठीक है, रिफॉर्म्स के लिए। तो इनको घेर घेर लिया और इनको जो है डिसमिस कर दिया यहाँ पे। जब इनको डिसमिस कर लिया ना, तो इनके डिसमिस के चक्कर में यहाँ पर आपके पास प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा था, और राजा ने सेना भेज करके यहाँ पे जो है आपके पास क्या कर दिया, घेर लिया। जब राजा ने यहाँ पे घेर लिया तो यहाँ पे राइटिंग हुई, लूटिंग हुई, है ना, मॉब ने यहाँ पे आपके पास लूट कर दिया, और ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। इसको बोलते हैं फॉल ऑफ बस्ताई, इसको बोलते हैं फॉल ऑफ बस्ताई। अब ये बड़ा इवेंट है, इतने से मैं जाता नहीं है ये। यस, इसको बोलते हैं फॉल ऑफ बस्ताइन। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो, यार पेन एक तो कैनवा के ऊपर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। तो यहाँ पर आपके पास होता है बर्न एंड जॉर्डन दी लैने,
ये मिलिट्री गवर्नर आपके पास होते हैं बस्टाइल के। इनको लगा कि भाई साहब अब अटैक होने वाला है, तो इन्होंने क्या करा, बाहर से रीइंफोर्समेंट मंगवा लिया कि हमारे पास तो मॉब आने वाली है, हमको अटैक करने वाली है, इसलिए हमारे पास ना रीइंफोर्समेंट भेजो। तो राजा ने रीइंफोर्समेंट भेजा। अब इधर से राजा ने रीइंफोर्समेंट भेजा, अब देखो मॉब तो प्रोटेस्ट कर रही थी, बट मॉब को लगा कि यार ये तो हमको मारने के लिए आ रहा है ना, स्विस में ये मर्सनरीज जो आ रहे हैं ये हमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये ना अपने आप ही ये बिल्कुल वायलेंट होने के लिए गए ही नहीं थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉर्मली। बट जब इन्होंने देखा कि भैया इन्होंने तो जो है मर्सनरीज मंगा लिए हैं, ये तो हमको मार ही देंगे, इन्होंने वहां पे कर दिया सिंपली, वायलेंट चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। क्लियर? तो ये क्या, एक बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इनको लगता है कि रिवोल्यूशनरीज जो है वो अटैक कर देंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट मंगा लिया। यहां से जब सेना आई तो इनको लग गया कि ये तो हमको मारने ही वाले हैं, सो आपस में यहाँ पे क्या होता है, एक वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। दिस लेड टू द abrupt broadcasting of the rumors of an impending military coup which engendered terror among the people of the France। करेक्ट, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। क्लियर यहां तक? यस। चलिए, यहां तक किस किस को समझ में आया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यहां तक किस किस को समझ में आया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी, टाइप मी, टाइप मी। जिसको यहां तक सारे के सारे क्लियर। कोर्स ऑफ वॉर में क्या क्या बताओगे अभी तक? कि सर मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर दो बातें रखी गई, उसको नहीं माना गया, तो लोग कहाँ चले गए, कॉमनर्स कहाँ चले गए? टेनिस कोर्ट के अंदर। वहां पे जाके क्या किया, एक कसम खा ली, तो क्या हो गया, टेनिस कोर्ट ओथ, ये इवेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बसाइल फोर्ट, बसाइल फोर्ट का फॉल क्या हो गया वहां पे, कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां के जो गवर्नर थे उनको लगा कि यहाँ पे जो है हमला होने वाला है, प्रोटेस्टर्स यहाँ पे हमला कर देंगे, इसलिए उन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगा लिया। लोगों को लगा कि ये तो रीइंफोर्समेंट मंगा के हमको मार देंगे, तो वो प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉल ऑफ बसाइल फोर्ट। करेक्ट, ये सारा कोर्स ऑफ वॉर के अंदर आपको लिखना है, कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन में आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो रही है। Done। नेक्स्ट आपके पास दिन आता है जुलाई 14 1917 का। सो राइटर स्टॉर्म द बसाइल फोर्ट, फोर्ट टू सिक्योर गन पाउडर एंड वेपन्स। यहाँ पे जाकर के भैया वेपन्स ले लो, यहाँ से गन पाउडर ले लो। पीजेंट ने क्या किया, इन्होंने किसानों ने इसको लूट लिया। ठीक है, किसानों के घर जो है यहाँ पर आपके पास जला दिए ना, ये टैक्स कलेक्टर्स जो भी थे उनके इन्होंने घर वगैरह जला दिए, लैंडलॉर्ड के घर जला दिए आपके पास। फिर आपके पास नेशनल असेंबली को लगा कि भैया ये ना बहुत ही किस जो कंडीशन है हमारे हाथ से ही जो है वो चली जाएगी। So National Assembly feared that the raging rural peasants would destroy all the assembly had worked hard to attain। कि अभी तक हमने जितना भी अटेन किया ना उस पूरे को ही ये जो लोग जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे। So in the effort to quell the destruction, the assembly issued the August decrees। ये प्लीज ध्यान रखना, क्या किया है इन्होंने, अगस्त डिक्रीज, अगस्त डिक्रीज, इन्होंने एक अगस्त डिक्रीज इश्यू करी, जिससे के थ्रू क्या किया, विच नलिफाइड मेनी ऑफ द फ्यूडल ऑब्लिगेशंस। Yes, which nullified many of the feudal obligations that the peasants had टू देयर लैंडलॉर्ड्स। तो अगस्त डिक्रीज जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है। क्लियर, अगस्त डिक्रीज, अगस्त डिक्रीज। समझ आया? दिस इज अ कीवर्ड, अगस्त डिक्रीज, जो आपको अपने आंसर में लिखना है, जो आपको अपने आंसर में लिखना है, अगस्त डिक्रीज। तो ये आपके पास अगस्त डिक्रीज होता है कि जितने भी फ्यूडल आपके पास ऑब्लिगेशंस थी उस पूरे को क्या कर दिया जाता है, उस पूरे को मना कर दिया जाता है कि चलो ठीक है भैया मत देना। इसको बोलते हैं अगस्त डिक्रीज, इसको बोलते हैं अगस्त डिक्रीज। नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली मैंने आपको समझाया था कि अभी जब ये पीजेंट्स जब ये ओथ हुआ था, तब राजा ने मिलकर के क्या किया कि चलो ठीक है हम लोग एक नेशनल असेंबली जो है वो बना देते हैं। सो रिवोल्यूशनरी असेंबली आपके पास फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट। इसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। यस, इसको बोलते हैं नेशनल अच्छा। असेंबली। अरे किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। किसी का माइक ऑन है? क्लियर यहाँ तक? चलिए गुड वन। सो ये आपके पास होती है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? थर्ड स्टेट वालों ने मिलकर के, जब इनको लगा ना कि भाई ये लोग तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं, तो इन्होंने मिलकर के अपनी एक असेंबली बना दी थी, जिसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो क्लरिकल डेप्यूटीज हैं, लिबरल नोबल्स हैं, इन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। दे डिक्लेयर्ड दैट दे वुड नॉट एडजॉर्न देयर गैदरिंग अंटिल फ्रांस हैड बीन गिवन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब तक आप हमको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के दे नहीं देते तब तक हम क्या है, एडजॉर्न होंगे ही नहीं, हमारी मीटिंग जो है वो खत्म हो गई नहीं। लुईस 16 को बड़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। सो लुईस 16 अटेम्प्टेड टू थ्वार्ट दैट इनिशिएटिव ऑन जून 23 1789 by ordering the three states to resume their separate deliberation, but in the face of determined resistance they reluctantly accepted unfilled क्या है, यूनिफाइड डेलिब्रेशन एंड वोटिंग बाय द हेड्स। इन्होंने कहा कि नहीं हमको वोटिंग बाय हेड्स चाहिए ही चाहिए। जुलाई 9 1789 का टाइम आता है, डेलीगेट्स टू द स्टेट जनरल डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एंड द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपके पास यहाँ पे बना दी जाती है। क्लियर?
तो ये आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो होती है कि किस तरीके से नेशनल असेंबली आपके पास, अब जब नेशनल असेंबली बनती है तो ऑब्वियसली अमेरिकन रिवॉल्यूशन और वो सब से इंस्पायर होकर के यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, ह्यूमन राइट्स, सिटीजन्स के लिए इन सब की बातें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर भी ना ह्यूमन राइट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अब देखो ह्यूमन राइट्स क्या क्या दिए गए हैं इन सबको देख लेना आप अगर लिखना चाहो तो, वैसे तो क्वेश्चन देखो आए तो, अदरवाइज आपको पता होने चाहिए। सो अगस्त 26 1789 को असेंबली के अंदर डिक्लेरेशन किया गया कि भाई एक आदमी के पास जो है अपने राइट्स होने चाहिए। क्या क्या राइट्स हैं, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन द राइट्स आपके पास होने चाहिए। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड, ना इनको पढ़ लेना जस्ट, बाकी क्या है ऐसा कोई आपको से पूछा जाता है नहीं, बट ठीक है पढ़ लेना आप इसको। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की जो है आपके पास यहाँ पे बात जो है आपके पास करी जाती है। क्लियर यहाँ तक? यस। फिर आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाता है। द डॉक्यूमेंट प्रोक्लेम द असेंबलीज कमिटमेंट टू रिप्लेस द एंशियंट regime, द पॉलिटिकल एंड सोशल जो आपके पास फ्रांस में चल रहा था, विद द सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला सिस्टम आ जाता है। पॉपुलर सोवेरेनिटी वाला सिस्टम आ जाता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाला सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये चीज जो है आपको सारे के सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो है आपको यहाँ पे लिखते हुए चलना है। क्लियर सभी को? अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में आपके पास ये तो था कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो था कोर्स ऑफ एक्शन। अब ना इस टाइम में देखा ना हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, सबसे पहले हमने कॉजेस पढ़े। कॉजेस के बाद आपके पास थ्री स्टेट वाला क्वेश्चन आता है, वो हमने देखा। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन देखा कि इस पूरे टाइम में आपके पास क्या क्या फॉलो मसाइल याद रखना है, ओथ वाला सिस्टम याद रखना है। अब जब ये सारा चीजें होगी तब इस टाइम में आपके पास किस किस तरीके की लड़ाइयाँ होंगी, इन सबको भी हमको समझना है। रेडी सब लोग? यस। रेडी हिमांशी? रेडी नहीं? रेडी? चलो सर ठीक है। प्रिंस रेडी, तरंग रेडी, दीपक रेडी। गुड 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 गुड। तो अब ये समझते हैं आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले देखो नोबल्स ने क्या किया, नोबल्स ने वही किया जो आजकल वो एक वो पाकिस्तान में नहीं कहा था कि अगर वॉर हुई तो क्या होगा, तो पाकिस्तान के एक उसने बोला था ना, एमएलए था या कौन था, कि हम तो अगर कुछ भी हुआ तो यहाँ से जो है वो इंग्लैंड भाग जाएंगे, चले जाएंगे हम तो यहाँ से। इनके नोबल्स ने भी यही किया, इनके नोबल्स ने भी यही किया। जैसे लड़ाई की बात आई तो दे मैनेज टू एस्केप द फ्रांस, फ्रांस से जो है वो चले गए। और वहां पे जाकर के इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि जो कॉमनर्स हैं, है ना, क्योंकि ये नंबर्स में ज्यादा हैं तो ये देखो राजा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये लोग मॉब को मोबिलाइज कर रहे हैं, बड़ी खराब कंडीशन कर रखी है। तो दूसरी कंट्रीज में जाकर के वहां पे जाकर कॉमनर्स के अगेंस्ट में इन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो आपके पास चलाया। ऑस्ट्रिया में गए वहां पे प्रोपेगेंडा चलाया, पर्शिया में आपके पास गए वहां पे प्रोपेगेंडा चलाया। तो ऑस्ट्रिया के जो राजा आपके पास होते हैं ना, किंग लियोपोल्ड, इन्होंने जो है वो क्या किया, राजा का जो है वो आपके पास यहाँ पे है ना, इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ये पिलनिट्स। ठीक है, ये आपके पास डिक्लेरेशन किया। और इस डिक्लेरेशन के थ्रू इन्होंने बोला कि भैया रिवोल्यूशनरीज जितने भी हो तुम लोग समझ जाओ, है ना, हम तो जो राजा आपके पास है ये लुइस 16 है, इन्हीं को फ्रांस का राजा जो हम लोग मानेंगे, इन्हीं को जो हम लोग फ्रांस का राजा जो हम लोग मानेंगे। अब ये जब किया तो भाई साहब रिवोल्यूशनरी जो है वो आपके पास क्या हुआ है, वो और ज्यादा आग बबूला आपके पास हो गए। These countries were very about the fact that the French people revolutionary sentiments would infect their own citizens। तो इस डिक्लेरेशन की वजह से ऑब्वियसली कॉमनर्स यहाँ के एंड कॉमनर्स वहां के, और राजा वहां का और राजा वहां का, तो प्रॉब्लम्स तो सारे रीजन में एक जैसी चल रही थी। तो जब इनके राजा ने ऐसा स्टेप लिया ना, तो यहाँ के लोगों को भी समझ में आ गया कि भैया इसको भी जो है वो हटाओ। तो ये आग जो आपके पास फ्रांस में चल रही थी, ये आग इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया वालों ने अपने घर में भी जो है वो लगा ली। क्लियर? इन लोगों ने अपने घर में भी जो है आपके पास यहाँ पे लगा ली। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। फिर अगस्त 1792 का टाइम आता है आपके पास, नई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली आपके पास होती है। इन्होंने क्या किया आपके पास, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर जो है डिक्लेयर कर दिया। यस। सो ऑस्ट्रिया की डिफीट होती है, ऑस्ट्रिया डिफीटेड एंड इल इक्विप्ड रिवोल्यूशनरी आर्मी को जो है ऑस्ट्रिया ने डिफीट कर दिया। ये जो रिवोल्यूशनरीज थे इनको जो है इन्होंने डिफीट कर दिया। द रिवोल्यूशनरीज टर्न्ड अगेंस्ट द फ्रेंच किंग, राजा के पास आपके भी जाते हैं। फिर अगस्त 1792 का आपके पास टाइम आता है, एक मॉब जो है वो राजा को अटैक कर देती है। एंड उस तरीके से मॉब ब्रूटली मसाकर द गार्ड्स एंड बिसीज द रॉयल प्लेस, रॉयल प्लेस को जो है इन्होंने आपके पास हथिया लिया। क्लियर? तो ऑस्ट्रिया की हेल्प से एक बार तो राजा ने जो है वो क्या किया, रिवोल्यूशनरीज को जो है वो दबा दिया। बट उसके बाद मॉब ने क्या किया, एक दिन फिर से जब राजा यहाँ से गए, है ना, अप्रैल के बाद ऑस्ट्रिया की आर्मी कब तक रहती, तो जैसे ही वो गए राजा अकेला मिला, उस दिन उन्होंने धर लिया उस राजा को। यस, उस दिन उन्होंने राजा को धर लिया। यार ये बड़ा पॉपुलर वाला सिस्टम है। फिर देखो सितंबर का टाइम आता है और सितंबर मसैक्रे आपके पास यहाँ पे होता है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, समझना है इसमें क्या होता है। तो रेडिकल्स ऑफ पेरिस यहाँ पे आपके पास लेड बाय
जॉर्ज डेंटन ये इनको लीड करते हैं। और डेंटन को लीड, अब प्लीज ध्यान रखना, लॉर्ड डेंटन कौन है? ये एक जेकोबियन है। ये एक जेकोबियन है आपके पास। ठीक है, इनको जो है पहले आपके पास यहाँ पे इनको ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर क्वेश्चनिंग द एक्सट्रीम ऑफ द रिग्न ऑफ द टेरर। ठीक है, तो ये इनके लीड करते हैं, और इनके लीडर के लीडिंग के चक्कर में आपके पास यहाँ पे सितंबर मैसेकर होता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को सस्पेक्ट के बेसिस के ऊपर इन्होंने जो है आपके पास यहाँ पे मार दिया। सो ही मैसेक्रेड न्यूमरस सस्पेक्टेड सपोर्टर्स ऑफ द फ्रेंच किंग, कि जिस किसी ने भी राजा का साथ दिया है हम उसको मार देंगे। जिस किसी ने भी राजा का साथ, जस्ट अगर उनको भनक भी पड़ती है कि इसने राजा का साथ दिया था, उसको जो है वो यहाँ पे मार देते हैं। तो धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो तो इनको जो जितने भी रेडिकल्स थे इन सबको थ्रेट होने लगा, इनसे डर लगने लगा। सो द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली गिव अप द आइडिया ऑफ लिमिटेड लेड मोनार्की। इन्होंने लिमिटेड मोनार्की वाला आइडिया लेड अप जो है वो गिव अप कर दिया कि नहीं यार, लोग जो है हमको यहाँ पे मार ही दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप देखते हो दे कैंसिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इसको जो है कैंसिल कर दिया। एंड रिमूव द किंग फ्रॉम द पावर, राजा को जो है वो पावर से ही आपके पास यहाँ पे हटा दिया। क्लियर? तो ये सितंबर मैसेकर का जो है आपके पास यहाँ पे रोल जो है वो होता है। फिर आप देखते हो तो असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। इलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे कॉल कर दिया गया। एंड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द नेशनल कन्वेंशन met in 1792, it abolished the monarchy and declared France as a republic. So liberté, egalite and fraternité, सर ये मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है आपके पास यहाँ पे आती है। और फ्रेंच जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है, रिपब्लिक जो है वो आपके पास घोषित कर दिया जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपके पास एक फर्स्ट पार्ट होता है। अब इसके बाद हमको क्या चीजें देखनी है, तो इसके बाद अभी आपके पास यहाँ पे और भी चीजें, ये जो जैकोबिन्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, ये भी आपके पास बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उसको जो है वो समझते हैं। क्लियर? अभी देखना एक बार क्या हुआ है, अभी जस्ट आपके पास राजा को हटाया गया है। ठीक है, एंड फ्रेंच को आपने रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। फिर आगे के टाइम में देखो, तो 1793 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है। किंग लुइस 16 जो है आपके पास, इनको कंडेम कर दिया जाता है टू डेथ फॉर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पब्लिक लिबर्टी एंड जनरल सेफ्टी। अब ना यहाँ पे आपके पास ये जो बुलेटिन है ना, इसका रोल बड़ा आएगा। जिस किसी को भी देखो जस्ट सीधा सर रखो और काट दो, यही चीज चलेगी। इस टाइम के बाद में आपके पास जे एक बार कोई किंग लुइस 16 को मारेंगे ना, इसके बाद पूरे फ्रांस में यही चलता है कि मतलब ये जो जेकोबिन जो है, या इनके हाथ में सत्ता आपके पास यहाँ पे चली जाती है। और जेकोबिन ना बड़ा ही टेरर वाला माहौल बना करके रखते हैं कि कोई भी राजा के अगेंस्ट में गया, किसी ने भी हमारे अगेंस्ट में कुछ भी बोला, तो बोलते हैं लाओ हम ना इसके अगेंस्ट में क्या करें, हम ना क्या कहते हैं ना कि न्याय करेंगे। अब न्याय कैसे करेंगे कि सुबह इसके अगेंस्ट में केस चलता था, और दोपहर तले तक तो अपना जजमेंट सुना करके सीधी सजा, गला काट दो उसका। सीधा सिस्टम। यस, जैसे अपने यहाँ पे सनी देओल नहीं बोलता मूवीज में क्या यहाँ पे देवा की अदालत चलती है, तो वैसे ही यहाँ पे ये बोलते हैं ये हमारी अदालत है। सुबह केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद फैसला वैसा बोले काय की सुनवाई, सीधा गला काटो इसका, खत्म। तो एक बुलेटिन का रोल आपके पास यहाँ पे जो है बड़ा अब आते आता है। हर किसी को जस्ट इसके यहाँ पे गर्दन रखो काट दो, गर्दन रखो और काट दो, ये चीज चलती है आपके पास यहाँ पे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो ये लोग क्या करते हैं आपके पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। सो क्विंग किंग लुइस 16 को आपके पास कंडेम कर दिया गया डेथ के, भैया तुमने जो है लोगों के अगेंस्ट में कंस्पिरेसी करी है, जनरल सेफ्टी के अगेंस्ट में कंस्पिरेसी करी है। फिर धीरे धीरे दिस एग्जीक्यूशन लीड टू मोर वॉर्स, और भी ज्यादा लड़ाइयां हुई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। फिर बाद में क्वीन को भी जो है यहाँ पे आपके पास क्या कर दिया, उनको भी जो है वो गलेटिन के ऊपर चढ़ा दिया गया कि भैया तुम भी जो हो जाओ, इनको भी जो है यहाँ पे आपके पास मार दिया जाता है। क्लियर? फिर आप देखते हो तो वॉर वेंट बैडली, बहुत ज्यादा प्रिंसेस जो है आपके पास, प्राइसेस जो है ना कहते हैं ना कि महंगाई बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे बढ़ गई। इन सबसे जैकोबीज जो है आपके पास यहाँ पे होते, अरे यार ये क्या चीज है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना गाइस, इसको थोड़ा सा ठीक करने दो मुझे। हाँ। सो जब आपके पास यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, लड़ाइयाँ आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई, तो इससे क्या हुआ, जैकोबीज को एक मौका मिल गया कि अब ना हम लोग यहाँ पे पावर को सीज कर सकते हैं, और पार्लियामेंट्री कोप जो है वो कर सकते हैं, और इन्होंने ये चीज यहाँ पे कर दी। द अलायंस ऑफ द जैकोबी एंड सन, ये क्या है यार, संस्क्लोट्स आपके पास एलिमेंट्स दस बिकेम द इफेक्टिव सेंटर ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, ये लोग आपके पास यहाँ पे नई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपके पास यहाँ पे बना देते हैं। एंड इन्होंने बड़ी ही रेडिकल मेजर्स लिए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नया कैलेंडर अपने पास बनाया, एरेडिकेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी आपके पास यहाँ पे करी। अभी तक तो ये तो अच्छी अच्छी बातें लग रही है, बट अभी तक देखोगे ना तो इन्होंने पूरा टेररिज्म वाला माहौल ही जो है आपके पास यहाँ पे बना दिया था। यस, इन्होंने बाद में आपके पास आगे देखोगे तो पूरा टेररिज्म वाला माहौल ही जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो जेकोबिन्स कौन होते हैं, ये सेंस क्यूलर्ट्स आपके पास कौन होते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है, इनके फीचर्स वगैरह हैं, देख लेना इसको। नेक्स्ट हम समझते हैं ये जैकोबिन्स और रिंग ऑफ टेरर आपके पास कैसे चलता है, तो इसको पूरा आतंक का शासन ही कहते हैं। ये जो आपके पास पहले मोनार्की थी तो फिर भी लोग इतने परेशान नहीं थे जितना इन लोगों ने बिल्कुल आतंक का माहौल ही जो आपके पास यहाँ पे जो है वो बना करके रख दिया था।
तो 1793 से लेकर के 1794 तक ये आपके पास यहाँ पे रहता है एंड बिकेम द मोस्ट वायलेंट फेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अराउंड 50,000 फ्रेंच सिटीजन्स वर एग्जीक्यूटेड, 50,000 के लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया यहाँ पे। अक्यूजेशंस ऑफ काउंटर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, कि भैया तुम तो रिवोल्यूशन के जो हो अगेंस्ट में जा रहे हो और ऐसी जो है एक्टिविटीज यहाँ पे जो वो कर रहे हो। तो इट वॉज अ 10 month ड्रेकोनियन फेज विच वॉज रिकॉर्डेड द ब्लडी रिंग ऑफ टेरर, ड्यूरिंग विच द गुलेटिन बिकेम द मोस्ट potent political tool and repression of the most vital political task। कि अगर कुछ भी कोई भी इंसान कोई भी चूं तक भी करे, सीधा लाओ रखो और गला काट दो उसका। यस, न्याय, यहीं पे न्याय जो वो होने लग गया। करेक्ट। फिर आपके पास देखते हो तो अप्रैल 1973 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सेकंड इसको बंद ही करना पड़ेगा। सो अप्रैल 1793 का टाइम आता है, नेशनल कन्वेंशन, नेशनल मीटिंग आपके पास यहाँ पे फिर से होती है। इट क्रिएटेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाते हैं। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया पब्लिक सेफ्टी के लिए, सॉरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने आपके पास एक पब्लिक सेफ्टी कमेटी बनाई। और पब्लिक सेफ्टी कमेटी का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये लोग जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए, इन सबको सुपरवाइज जो है आप यहाँ पे करो। फिर 1793 का टाइम आता है और इस टाइम में डिफीट ऑफ द कन्वेंशन बाय द गिरोडियंस आपके पास यहाँ पे हो जाती है। और जब गिरोडियंस की आपके पास यहाँ पे डिफीट होती है, तो ये जो मैक्स मिलियन रेप्सबेरी पाए थे, ही टुक द चार्ज ऑफ द कमेटी। ये जो कमेटी आपके पास बनती है, इसने इसकी जो है कमेटी ले ली। और अब भाई साहब, अब वो कहते हैं कि अब तहलका कौन मचाएगा। अब जो है आपके पास ये रोबेस्पियरे जो है आपके पास ये तहलका मचाएंगे यहाँ पे। ये अब आपके पास यहाँ पे तहलका जो है मचाते थे। ये नाम प्लीज याद रखना, ये नाम याद रखना आप। क्लियर, ये नाम याद रखना। मैक्स मिलियन रोबेस्पियरे, मैक्स मिलियन रोबेस्पियरे, ये नाम अब याद रखना है। क्या हुआ, सिंपल कहानी समझ में आई क्या हुआ आप लोगों के साथ यहाँ पे। कि अप्रैल 1793 का टाइम था, नेशनल कन्वेंशन की मीटिंग हुई। इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। काम क्या था इसका, कि पब्लिक सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स कर लिए जा रहे हैं इन सभी को सुपरवाइज करना। फिर जुलाई 1793 का टाइम आता है और डिफीट हो जाती है इस कन्वेंशन की। एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंचार्ज कौन बन जाएगा, मैक्स मिलियन रोबेस्पियरे। मैक्स मिलियन रोबेस्पियरे। क्लियर, मैक्स मिलियन जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं इसके इंचार्ज। मैक्स मिलियन इसके इंचार्ज बन जाते हैं। क्लियर, मैक्स मिलियन इसके इंचार्ज जो है वो बन जाते हैं। मैक्स मिलियन नाम याद रह जाएगा, मैक्स मिलियन। अब देखो मैक्स मिलियन आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं। तो मैक्स मिलियन रोबेस्पियर आपके पास यहाँ पे इंचार्ज बनते हैं। ये इंचार्ज बनते ही इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सारा का सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। ही गैदर्ड ऑल द कंट्रोल इन हिज हैंड्स एंड एज द हेड ऑफ द कमिटी, ये इन्होंने कहा कि इट इज आई, मैं हूं वो जो डिसाइड करेगा कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है ये मैं डिसाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं हूं हेड ऑफ द कमिटी। मैं हूं हेड ऑफ द कमिटी। एंड जैसे ही कोई भी दुश्मन मिला काट दो, जैसे ही कोई भी दुश्मन मिला काट दो। यस, सो दिस कमिटी ऑफ्टन ट्राइड पीपल इन द मॉर्निंग, है ना, कि सुबह तो इनके ऊपर केस चलता था एंड बुलेटेड इन द सेम आफ्टरनून। हमारी अदालत में यही होता है, सुबह मुकदमा दिन में गला काट दो। हमारी अदालत में यही होता है। क्या बोलता है ये मैक्समिलन, कि हमारी अदालत में यही होता है, सुबह तुम मुकदमा डालो, शाम तक बिल्कुल यस इंसाफ हम करेंगे। तो इंसाफ जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है कि सुबह मुकदमा दिन में गला काट दो। ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है। फ्रेंच वाले कह रहे थे मैं, बेचारे लोग बोलते हैं पहले वाला सिस्टम ही बढ़िया था, काहे का वोट वोट, ये इसको लाके बिठा दिया आपने यहाँ पे हमारे सर पे। टाइमलाइन है, सारी चीजें अलग ही चलती रहती है, खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। अब देखो इनका भी तो दिन भरेगा किसी ना किसी दिन, ये भी होता है। तो इनको धीरे धीरे वो कहते हैं कि इनके भी हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना। इनके साथ क्या होगा, धीरे धीरे फिर इनके भी हाथ पैर, क्योंकि सबको मरवा दिया तो इनके भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। इनको लगता है कि दो तीन लोगों के नाम, क्या यार अब ना ये लोग मेरे अगेंस्ट में, जो इनके साथी थे, कि अब ये लोग मेरे अगेंस्ट में कंस्पिरेसी कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में भी चार्ज केस चला देते हैं बोले सुबह केस चलाओ, इनको भी शाम तक जो है निपटा दो। तो जनता फिर इनके अगेंस्ट में विद्रॉ कर देती है, इनको पकड़ लेती है, फिर इनको ही काट देती है बोले इधर आओ, तुमको ही बुलेटिन पे बिठाते हैं। इनका भी गला रेत दिया जाता है ऐसे ही। हिस्ट्री ना बड़ी मतलब, इसे कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि तुमने इतों का गला कटवाया, लो आओ हम तुम्हारा गला काटते हैं। सो इनको ना कॉन्स्पिरेसी का डर लगा कि ना मेरे खिलाफ ना कॉन्स्पिरेसी जो है आपके पास यहाँ पे करी जा सकती है। तो एक तो आपके पास ये जैकस हर्बर्ट आपके पास होते हैं और एक जॉर्ज डेंटन आपके पास यहाँ पे होता है। इन लोगों को लगता है कि यार ये लोग ना मेरे खिलाफ योजना बना सकते हैं, तो पहले ना इनको ही मार डालो, पहले जो है वो इनको ही मार डालो। अब जब ये कौन होता है, ये आपके पास यहाँ पे थिंकर्स होते हैं। ये आपके पास यहाँ पे देखोगे ना तो इनका मास सपोर्ट आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो इनके अगेंस्ट में जब इनको मारने की बात करी गई, तो यहाँ पे फिर रिवॉल्यूशन हो जाता है। जनता कहती है हमको मार दो, पर इनको कैसे मार दो। यस,
सो आपके पास यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको बोलते हैं आपके पास थर्मिडोरिन रिएक्शन। ध्यान रखना ये वर्ड, थर्मिडोरिन रिएक्शन, या फिर इसको व्हाइट टेरर, थर्मिडोरिन रिएक्शन एंड व्हाइट टेरर, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है कि फ्रेंच पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द रिग्न ऑफ टेरर, ये जो रिग्न ऑफ टेरर चल रहा था इतने टाइम में, इस पूरी तानाशाही के अगेंस्ट में लोग यहाँ पे आपके पास रिवोल्ट कर देते हैं। इन्होंने रॉबेस्पियर को अरेस्ट किया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया। बोले आओ, ये जो तुम्हारी मशीन है ना, सबसे पहले इसके ऊपर गला तुम्हारा ही रखता है। द न्यू गवर्नमेंट वॉज प्रीडोमिनेटली मेड बाय गिरोडिस, जो कि यहाँ पे आपके पास बच गए थे ना, इससे, इस पूरे टेरर से जो बच गए थे, उन्होंने मिलकर के, ये गिरोडिस जो आपके पास बच गए थे, इन्होंने मिलकर के आपके पास यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनाते हैं। आफ्टर टेकिंग पावर दे टुक रिवेंज एज वेल एज प्रोसिक्यूटेड इवन दोज जैकोबिन्स हु हैड हेल्प्ड टू ओवरथ्रो, क्या कहते हैं, रोबेस्पारे, कि जिन्होंने इनकी मदद करी उसको भी इन्होंने जो है वो वापस आपके, इनका भी, इनको भी जो है वो मार दिया, इनका भी गला काट दिया आपके पास यहाँ पे। फिर जैकोबिन क्लब को जो है आपके पास यहाँ पे बैन कर दिया गया, एंड मेनी ऑफ इट्स फॉर्मर मेंबर्स वर एग्जीक्यूटेड, एंड इसको बोला जाता है व्हाइट टेरर। कि जो टेरर तुमने हमको दिखाया था ना, काला टेरर, अब हम तुमको सफेद टेरर दिखाते हैं, तो इसको बोला जाता है व्हाइट टेरर। पहले समझ आया ना, ये व्हाइट टेरर क्या है आपके पास यहाँ पे, कि पहले जैकोबिन्स आपके पास सत्ता में आए थे, उन्होंने पूरा टेररिज्म वाला माहौल बना करके रखा। एक कमेटी बनाई गई फिर ना जनता को, कि देखो हम अच्छे भी हैं, तो इन्होंने एक पब्लिक सेफ्टी वाली कमेटी बनाई। पब्लिक सेफ्टी वाली कमेटी के हेड कौन बन गए? रोबेस्पायर, मैक्समिलियन रोबेस्पायर। मैक्समिलियन रोबेस्पायर ने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने बोला कि इंसाफ हम करेंगे। सुबह केस चलेगा, है ना, केस की सुनवाई तक तो, अरे काय की सुनवाई, अगला लाओ इसको जाके काट दो। ये सिस्टम आपके पास यहाँ पे चल गया। जनता कब तक सहती? जनता ने एक दिन रिवोल्ट किया, रिवोल्ट करके उसको, मैक्समिलियन को पकड़ा, उसको ही मशीन पे रख दिया, बोले अब इसका गला काट दो। करेक्ट। जितने भी जैकोबिन जेकोबियंस ने जनता का साथ दिया था, जनता ने उनको भी मार दिया, बोले कल से नाग है ये, कल को डसेंगे, इनको आज ही साफ करो। यस, उनको भी मार दिया। एंड जो जैकोबिन क्लब था उसको बैन कर दिया। और ये जो इन जैकोबिन्स को पकड़ पकड़ के मारा गया ना, इसको बोलते हैं व्हाइट टेरर। करेक्ट, इसको बोलते हैं व्हाइट टेरर। समझ में आया? आर वी गुड विद दिस? क्लियर, समझ में आया गाइस? ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है, इसको बोलते हैं व्हाइट टेरर। व्हाइट टेरर। फिर अगस्त 1795 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है, एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अप्रूव्ड। यहाँ पे अब आपके पास नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्रूव किया जाता है, एंड इट क्रिएटेड डायरेक्टरी एंड द फर्स्ट बाई कैमरल लेजिस्लेटिव जो है आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। अब देखो डायरेक्टरी क्या है और फर्स्ट बाई कैमरल लेजिस्लेटर आपके पास यहाँ पे बनाया गया कैसे होता है। सो टू हाउसेस, जो आपके पास बाई कैमरल मतलब दो हाउसेस बनेंगे ना, तो एक तो आपके पास हाउस होता है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ 500, और एक आपके पास होती है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। क्लियर? बाई कैमरल में हम लोग क्या क्या बोलेंगे, एक तो आपके पास होगा काउंसिल ऑफ 500, एक आपके पास होती है काउंसिल ऑफ एंशियंट्स। एंड जो ये डायरेक्टरी आपके पास थी, इट वाज अ 5 मेंबर कमिटी विच रिप्लेस द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। जो पब्लिक सेफ्टी की कमेटी बनाई गई थी, उसको जो है इसने आपके पास यहाँ पे रिप्लेस जो है वो किया था। करेक्ट। इट गवर्न फ्रांस फ्रॉम 1795 अंटिल इट वाज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं और फिर इसको ओवरथ्रो करते हैं, एंड यहाँ पे उसके बाद आपके पास बन जाता है फ्रेंच कंसुलेट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बन जाता है फ्रेंच कंसुलेट। करेक्ट। यस। सो ये सब चीजें आपके पास होती है। रॉयलिस्ट यहाँ पे बड़े ही रिलैक्स हो गए थे आराम से। जैकोबिन पॉलिटिकल क्लब जो है आपके पास बंद हो गया था। ट्रेजरी बिल्कुल ही खाली हो गई थी, क्योंकि आप देख रहे हो ना इतनी सारी लड़ाइयाँ आपके पास यहाँ पे चल रही हैं। तो इनकी जो असिग्नेट आपके पास पेपर मनी होती है, वो भी पूरी तरीके से आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गई थी। तो डायरेक्टरी ने क्या किया, इन्होंने प्रिंटिंग करने को बंद कर दिया, कि भैया अब ना, अभी हम जो है इसकी प्रिंटिंग जो है वो नहीं करेंगे। एंड दे टुक मेजर्स टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ द मनी। कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे देखते हो तो डायरेक्टरी रिडल द ह्यूज करप्शन, ये खुद ही करप्ट हो गए आपके पास यहाँ पे। और जब ये करप्ट हो गए, तो फिर से आपके पास कंट्री कैसी हो गई, डीस्टेबलाइज कर गई। और जब अब कंट्री डीस्टेबलाइज करेगी, तब अब कौन आएगा? तब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं और कहते हैं कि अब हमारी बारी है। यस, अब हमारी बारी है। यहां से फिर सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। यस, तो आज के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग यहाँ तक रखते हैं। लेक्चर की रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर लेता हूँ।